हाय स्टूडेंट्स, होप यू आर डूइंग वेल। सो आज मैं चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का थर्ड पार्ट लेकर आई हूँ एंड दिस इज द लास्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर। अभी तक हमने 2 पार्ट्स कर लिए हैं इस चैप्टर के, कंसिस्टिंग ऑफ 30 क्वेश्चंस ईच एंड आई ऑल्सो होप कि आप लोगों की प्रैक्टिस बहुत अच्छी चल रही है। इवन इफ इन केस नहीं भी अच्छी चल रही तो आप लोग मेरे साथ इन वीडियोस के थ्रू यू कैन प्रैक्टिस much more questions and learn about the basic concepts, ठीक है? Because through these questions I am getting each and every concept of this chapter. मतलब एक भी ऐसा concept नहीं है जो मिस हो गया हो इस chapter का, so you can just be here with me in these videos, right? Okay, so let's begin with the last part. Fine. So if x is equal to root 23 and y is equal to root 49, then you need to tell the product of x and y. So यहाँ पे आपको x और y दो नंबर्स गिवन है और एक x की वैल्यू है रूट 23, y की है रूट 49। तो अब अगर मैं x को लिखूं तो x की वैल्यू तो रूट 23 ही रहेगी बिकॉज रूट 23 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं होता। लेकिन अगर मैं y को लिखना चाह रही हूँ, इफ आई वांट टू सिंप्लीफाई द वैल्यू ऑफ y, तो मैं y को 7 लिख दूंगी, ठीक है? क्योंकि मुझे पता है कि रूट 49 की वैल्यू 7 होती है। अब अगर मुझे इनका प्रोडक्ट करना है तो आप प्रोडक्ट इन दोनों का मत करने लग जाना। यू फर्स्ट नीड टू सिंप्लीफाई द क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इसीलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे आप अगर डायरेक्ट मल्टीप्लाई करोगे तो इट विल बी वेरी टाइम कंज्यूमिंग। आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लो, उसके बाद आप इनका प्रोडक्ट करो। अब देखो, अब मैं इसका प्रोडक्ट करूंगी, इट विल बी वेरी इजी। ये देखो 6x इंटू वाई को मैंने कर दिया रूट 23 को 7 से मल्टीप्लाई कर दो, तो क्या बन गया 7 रूट 23। ये मेरा आंसर हो गया। तो 7 रूट 23 क्या होता है एक्चुअल में एक इरेशनल नंबर होता है क्योंकि रूट 23 एक इरेशनल नंबर है, ठीक है? सो जस्ट 1 मिनट क्वेश्चन, 1 मिनट से भी कम लगेगा आपको करने में बिकॉज यू कैन डू इट ओरली ऑल्सो। क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लीस्ट प्राइम फैक्टर ऑफ a is 2 and the least prime factor of b is 3, तो आपने बताना है कि a प्लस b का लीस्ट प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब यहाँ पे क्या है कि आपको a का लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 गिवन है, राइट? अब a कोई भी अगर नंबर है तो उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है। इसका मतलब ये जो a है ये एक इवन नंबर है। नाउ हाउ कैन आई से दिस कि इसकी वैल्यू इवन ही होगी, क्योंकि मुझे ये चीज पता है कि अगर उसका मिनिमम या अगर उसका लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 है तो वो डेफिनेटली एक इवन नंबर ही होगा, क्योंकि इवन नंबर्स का ही लीस्ट प्राइम फैक्टर 2 होता है। और b का 3 है, इसका मतलब b की वैल्यू ऑड है, राइट? सो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट जो आपको गेस करना है। इसमें से a और b की वैल्यूज आपको गेस करनी है। तो अब हमें बताना है कि a प्लस b का बताओ कि प्राइम फैक्टर क्या होगा। अब मुझे पता है a की वैल्यू मेरी इवन आई है, b की वैल्यू मेरी ऑड आई है, तो इनका आंसर डेफिनेटली ऑड होगा। एग्जाम्पल मैं फिर से साइड पे लिख देती हूँ। सी, कोई भी क्वेश्चन है ना, आपको अगर आप उसको एग्जाम्पल्स की हेल्प से करोगे इट विल बी ऑफ मच यूज टू यू बिकॉज इसमें आपको क्रैम करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू कैन जस्ट अप्लाई इट टू एवरी क्वेश्चन। आप अपने मर्जी से कोई भी एग्जाम्पल ले सकते हो। जैसे मैंने 8+1 ले लिया 9, तो क्या पता चला इवन और ऑड को जब आप ऐड करते हो तो हमेशा ऑड आता है, ठीक है? सो माई आंसर इज लीस्ट प्राइम फैक्टर इसका हो जाएगा ऑड। ईदर तो हो ही नहीं सकता क्योंकि ऑड और इवन हम ऐसे, वी आर नॉट जस्ट गेसिंग इट, वी नीड टू गिव अ पर्टिकुलर आंसर, ठीक है? ओके, next they are asking the quotient that is derived from the exponents of the prime factor 576। वो कह रहे हैं 576 के पहले तो प्राइम फैक्टर्स निकालो। फर्स्ट स्टेप तो ये है, उसके बाद हम बाकी कुछ पढ़ेंगे कि व्हाट दे आर टेलिंग यू टू फाइंड आउट। सबसे पहले बेसिक चीज, सबसे इजी चीज जो होती है पहले वो कर लेते हैं, ठीक है? ओके, सबसे बेसिक चीज हमारी है कि हम इसकी प्राइम फैक्टराइजेशन कर लेते हैं। 272 ठीक है, वी आर जस्ट डिवाइडिंग इट विद 2। जैसे मैं चेक कर रही हूँ 576 अपॉन 2 करके, तो 576 जो है वो 2 की टेबल में कितने ज्यादा है। सो दिस इज व्हाट वी आर चेकिंग। 236 देन 218 आएगा, यहाँ पे 29 आएगा, 3 3 और 3 1 सा। तो यहाँ पे क्या फैक्टर्स बन गए मेरे? बहुत सारे फैक्टर्स बन गए हैं।
एक तो बन गए 2 की पावर में, हाउ मेनी टूज आर देयर, 1 2 3 4 5 6 टूज आर देयर एंड 3 का स्क्वायर है यहाँ पे। तो वो कह रहे हैं कि अब इनके एक्सपोनेंट्स का क्वोशिएंट निकालो, मतलब एक्सपोनेंट्स मतलब इनकी पावर्स को डिवाइड करो पहले, पावर्स को, ठीक है। क्वोशिएंट का मतलब होता है जो डिवाइड करके जो नंबर आता है। तो 3 आ गया, 3 इज माई आंसर। इसमें भी नाउ बी केयरफुल कि आपको किसको डिवाइड करना है, यहाँ पे पावर्स को डिवाइड करना है। ओके, सो अब आपको यहाँ पे गिवन है कि m पावर n 625 है, जहाँ पे m और n ना दोनों ही पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। ये आपको हिंट इसलिए दे देते हैं कि यहाँ पे आप नेगेटिव वालों को यूज ना करो, ठीक है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर्स को यूज करो। तो आपको वैल्यू बतानी है n क्यूब की। अच्छा, नाउ टू फाइंड द वैल्यू ऑफ n क्यूब, एक चीज क्लियर है कि मुझे पहले m भी चाहिए और n भी चाहिए, उसके बिना मैं इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकती। तो अब सिंस आई ऑलरेडी टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियोस आल्सो कि आपको स्क्वायर्स आने चाहिए टिल 25 एटलीस्ट, ठीक है, ज्यादा भी आप कर सकते हो बट एटलीस्ट 25 तक स्क्वायर्स आने एज अ मस्ट। सो यहाँ पे अगर आपको स्क्वायर्स आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 5 की पावर 4 कर दो या फिर 25 का स्क्वायर कर दो, तो 625 आएगा हमारे पास, राइट। तो मैंने यहाँ पे 5 की पावर 4 कर दिया। एक्चुअली यहाँ पे m और n, m के लिए आपको यहाँ पे वो हिंट भी देंगे साथ में कि m एक्चुअली क्या है, वो प्राइम नंबर की अगर आपको हिंट दे देंगे तो 5 एक प्राइम नंबर है, तो 5 प्राइम नंबर है, दैट मीन्स आपको 5 की पावर में ही लिखना पड़ेगा 625 को। तो मैंने लिख दिया ये। इससे आपको क्या पता चला कि m की वैल्यू हो जाएगी 5 और n की वैल्यू हो जाएगी 4। कैसे पता चला ये देखो, बिकॉज m की पावर n गिवन थी क्वेश्चन में, इसका मतलब पावर जो है वो पावर के इक्वल है और जो बेस है वो बेस के इक्वल है। तो m 5 हो गया, n 4 हो गया। आपको इसका क्यूब बताना है, तो मैंने 4 का क्यूब बता दिया, होता है 64, ठीक है। अब इसको कैलकुलेट मत करने लग जाना, बिकॉज क्यूब्स ऑल्सो आई टोल्ड यू आपको 15 तक आने चाहिए, राइट। सो कमिंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में बस आपको ये ध्यान रखना है कि m और n आपको क्या लेना है, ऐसा आप क्या लोगे कि आपका 625 आ जाए, ठीक है। इस क्वेश्चन में अगर मेंशन नहीं भी है, आपको एग्जाम में मेंशन होगा कि यहाँ पे प्राइम नंबर लेना है आपको m की वैल्यू। इफ p क्यूब इज इक्वल टू 512 देन द वैल्यू ऑफ p देन रूट p स्क्वायर। नाउ दिस क्वेश्चन इज जस्ट टू कंफ्यूज यू, ये जो रूट p स्क्वायर वाला केस दिया हुआ है सिर्फ आपको कंफ्यूज करने के लिए दिया है, डोंट गेट कंफ्यूज्ड, ठीक है। मैं इसको भी सिंप्लीफाई करती हूँ, देन यू विल कम टू नो कि ये कितना इजी क्वेश्चन था। p क्यूब इज इक्वल टू 512 है, तो मुझे यहाँ पे पता चल गया कि ऐसा कौन सा नंबर होता है जिसका क्यूब होता है 512, 8 होता है, 8 का क्यूब होता है 512। तो यहाँ से एक चीज तो क्लियर हो गई कि p की वैल्यू 8 है, ठीक है। अब अगर p की वैल्यू 8 है तो मैंने 8 को सिर्फ यहाँ पे पुट कर दिया, सी ये मैंने यहाँ पे पुट कर दिया 8 का स्क्वायर, ऐसे ही था क्वेश्चन, उन्होंने आपसे यही पूछा है p और फिर रूट में p का स्क्वायर, यही कर दिया मैंने, p मतलब 8, रूट में p का स्क्वायर मतलब 8 का स्क्वायर, स्क्वायर और रूट कट हो गए, आंसर क्या आ गया 8 इंटू 8 दैट इज 64। सी ये सारे क्वेश्चंस में आपको बेसिकली मेन इनका मोटिव क्या है कि आपको यहाँ पे वेरिएबल की वैल्यू निकालनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे यहाँ पे p मिसिंग था तो आपको पहले p की वैल्यू निकालनी इंपॉर्टेंट है, उसके बाद आप कोई भी और वैल्यूज निकाल सकते हो, दे विल बी इजी फॉर यू। अब प्राइम नंबर हैज हाउ मेनी फैक्टर्स, कोई भी प्राइम नंबर ले लेते हैं एग्जाम्पल के लिए, मैंने ले लिया फॉर एग्जाम्पल 17, ठीक है, 19, यू हैव मेनी एंड मेनी प्राइम नंबर्स, आप कोई भी ले सकते हो। 17 और 19 सपोज मैंने ले लिए, 17 और 19 के कितने प्राइम फैक्टर होते हैं, लेट्स सी। 17 किस किस के टेबल में आता है, सिर्फ एक तो 1 के टेबल में आता है, चेक कर लो, और 2 से लेके 17 तक सिर्फ अपने टेबल में आएगा, ठीक है। उसको तभी हम प्राइम नंबर बोलते हैं बिकॉज वो सिर्फ 1 के टेबल में आता है और अपने टेबल में आता है, दैट इज वाई इट इज नोन एज अ प्राइम नंबर। तो इसका भी सेम केस है, 1 के टेबल में आता है और 19 के टेबल में आता है। इसका क्या मतलब होता है कि इनके कितने फैक्टर्स होते हैं मैक्सिमम, दोनों केसेस में ही इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स दिख रहे हैं हमें और इसके भी सिर्फ 2 फैक्टर्स ही दिख रहे हैं, सो 2 इज माई आंसर। हर एक प्राइम नंबर के 2 फैक्टर्स होते हैं, कई बार आप गलती से ना 1 भी कर देते हैं हम। 1 कैसे, आपको लगता है कि प्राइम जैसे 17 है वो सिर्फ 17 के टेबल में आता है, तो आप यहाँ पे 1 भी कर सकते हो, सो ठीक है। एग्जाम में बिकॉज एट दैट टाइम आपका जो माइंडसेट होता है वो थोड़ा पैनिक सिचुएशन में होता है, तो उस सिचुएशन में आप ये मिस्टेक्स कर सकते हो। तो आपको ये ध्यान रखना है कि प्राइम नंबर 2 नंबर्स के टेबल में आते हैं, ओके।
The HCF and the LCM of this respectively are what? Now you have to find the HCF and LCM. HCF और LCM बस मैं शुरू कर देती हूँ यहाँ पे. LCM के लिए मुझे नॉर्मली इसको डिवाइड करना है. दिस इज द बेसिक पोर्शन ऑफ दिस चैप्टर. ये बेसिक तो आपको आना ही चाहिए, ठीक है. वी हैव डन मेनी टफ क्वेश्चंस ऑल्सो, बट ये तो बहुत ही बेसिक है, विच इज अ मस्ट. अब मैंने यहाँ पे डिवाइड करना स्टार्ट कर दिया. 2 के टेबल में 3 ज़ा 6 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है, 18 12 ऐसे चलता रहेगा. अब यहाँ पे मैं अभी भी 2 से ही चलूंगी. अब इसमें हम देखते क्या है कि 3 तो है, 3 एज इट इज आ जाएगा क्योंकि 3 से नहीं डिविजिबल होता 2. 2 3 ज़ा 6 होता है, 2 9 ज़ा 18 होता है, 2 6 ज़ा 12 होता है. आगे चलते हैं. 2 के टेबल में 3 और 3 एज इट इज आ जाएंगे, 9 भी एज इट इज आएगा. जो नंबर डिविजिबल नहीं होते वो एज इट इज आते रहेंगे. यहाँ पे 3, फिर 3, फिर यहाँ पे 1 1 3 1, फिर यहाँ पे 3 एक और आ जाएगा 1 1 1 और 1. ठीक है, तो ये मेरा आंसर आ गया कि एलसीएम का आंसर आ चुका है. दैट इज 8 9 ज़ा 72. आप इन सबको मल्टीप्लाई करोगे, व्हाट यू विल गेट? यू विल गेट 72. इसका मतलब अब उन्होंने पूछा एचसीएफ और एलसीएम. इसका मतलब पहला आंसर जो होगा वो एचसीएफ का होगा और जो सेकंड आंसर होगा वो एलसीएम का होगा. तो मैं 72 वाले ऑप्शन देख लूँ. एक तो ये वाला है और एक ये वाला है. ठीक है, फाइन. सो ये दोनों ऑप्शंस तो मेरे ऑलरेडी एलिमिनेट हो गए हैं. नाउ आई एम जस्ट लेफ्ट विद 2 ऑप्शंस. इन दोनों में से मुझे सिलेक्ट करना है कि करेक्ट ऑप्शन क्या होगा. ओके, सो अब मैं देखती हूँ 6 12 36 और 24. इनका अगर मुझे एचसीएफ निकालना है तो आप एचसीएफ डिवीजन मेथड से भी निकाल सकते हो, ओरली भी हो सकता है. लेट्स डू इट ओरली दिस टाइम. इसमें क्या है, 6 12 36 और 24. अब मुझे पता है ये सारे नंबर्स 2 के टेबल में आते हैं. ठीक है, 2 इनका फैक्टर है, लेकिन क्या 2 इनका हाईएस्ट फैक्टर है वो देखते हैं. सोचते हैं थोड़े और नंबर्स. 3 भी तो है इन सबका फैक्टर, है ना. दैट मीन्स 2 तो नहीं है इसका आंसर. 2 तो हो ही नहीं सकता क्योंकि इनका हाईएस्ट फैक्टर 3 भी है. तो ये ऑप्शन भी कट, क्योंकि HCF 2 नहीं हो सकता क्योंकि इससे बड़ा भी है. 4 में देखते हैं, 4 के टेबल में क्या ये सारे नंबर्स आते हैं? 6 नहीं आता, तो 4 नहीं हो सकता. 6 हो सकता है क्योंकि 6 के टेबल में ये सब नंबर्स आते हैं. 6 भी आता है, 12 भी आता है, 36 भी एंड 24 भी. सो व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज कि आपको यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आपको हर बार क्वेश्चन को सॉल्व करके देखना है. आप इनको ओरली भी कर सकते हो कंसिडरिंग द ऑप्शंस. ठीक है, इन केस अगर हमें यहाँ पर HCF निकालना होता तो हम क्या करते? HCF के केस में हम यहाँ पे इनको डिवाइड करते. डिवाइड भी करके दिखा देती हूँ मैं, सो दैट यू आर डन विद एवरी कॉन्सेप्ट. आपको कोई ऐसा कॉन्सेप्ट ना हो जो ना आता हो. राइट, लेट्स स्टार्ट. ये तो बहुत ही इजी वाले नंबर्स हैं, आप इजीली इनको कर सकते हो. 6 2 ज़ा 12 हो गया. चलो, इनका तो आंसर आ गया. इनका हो गया 6. फिर मैंने 6 को कर दिया 36 से भी कर दिया क्योंकि इन दोनों का HCF 6 आ गया. अब मैं इन दोनों के HCF को 36 के साथ करूंगी, तो मैंने यहाँ पे 6 6 ज़ा 36 कर दिया. ठीक है, देन इसका भी 6 आ गया. फिर मैं 6 को 24 से भी कर दूंगी. वेरी इजी. दैट इज वाई आई टोल्ड यू कि इसको ओरली करना बेटर है, बिकॉज डिवाइडिंग विल बी अ वेस्ट ऑफ टाइम. इन केस बहुत बड़े नंबर्स हैं देन यू शुड गो फॉर डिवाइडिंग, अदरवाइज यू कैन जस्ट डू इट ओरली. The LCM of 2 consecutive natural numbers is always and dash and HCF is always dash. अब पूछ रहे हैं कि 2 consecutive natural numbers. consecutive मतलब क्या होता है इसका? one after the other, which means एक के बाद एक. जो एक के बाद एक आते हैं, like 1 2 3 4 5 6, इनके बीच में कोई भी नंबर का गैप नहीं होगा. one after the other ही नंबर्स आएंगे. कोई भी अगर मैं LCM 2 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स मैंने सपोज ले लिए 2 और 3. मैं यहाँ पे 3 एग्जाम्पल्स ले रही हूँ और हम उन 3 एग्जाम्पल्स से सीखेंगे. मैं कोई भी बड़े एग्जाम्पल्स बीच बीच में ले लेती हूँ, 11 एंड 12. ठीक है, और क्या लूँ? 7 एंड 8 फॉर एग्जाम्पल. राइट, ये मैंने 3 एग्जाम्पल्स ले लिए टू मेक अ क्लियर अंडरस्टैंडिंग. अब 2 और 3 का LCM क्या आता है? 6. 11 और 12 का LCM क्या आएगा? 132. यू कैन मल्टीप्लाई एंड चेक. 7 एंड 8 में क्या आएगा? 56. तो यहाँ पे आपको एक चीज दिख रही है कि इन सब का LCM क्या है? इवन. ठीक है, आई वोंट टेल यू जस्ट द आंसर. मैं आपको डायरेक्ट इवन नहीं बताऊंगी, आप खुद इसमें से गेस करोगे कि आंसर इवन बन रहा है. ठीक है, सो दैट यू आर वेरी मच क्लियर कि आपको जनरली भी कॉन्सेप्ट पता हो कि अगर आप कभी भी अपनी डेली लाइफ में भी चेक कर रहे हो कि 2 कॉन्जिक्यूटिव कोई भी नंबर्स उठा लो, एनी 2 नंबर्स, उनका हमेशा इवन आएगा.
तो इवन मतलब कि ऑड वाले ऑप्शन तो मेरे हो गए रॉन्ग, ये भी कट, ये भी कट, ठीक है। ए या सी में से आपका करेक्ट आंसर होगा। एचसीएफ चेक करते हैं, अब इन्हीं सेम नंबर्स का हम एचसीएफ देखेंगे। देखते हैं एचसीएफ। 2 और 3 का एचसीएफ क्या होता है? 1, इनके बीच में कुछ कॉमन है ही नहीं। 11 और 12 में भी एचसीएफ पक्का 1 आएगा, 7 और 8 में भी एचसीएफ पक्का 1 आएगा। दैट मीन्स दो कॉन्सेक्यूटिव नेचुरल नंबर्स का एलसीएम हमेशा इवन होता है और इनका एचसीएफ हमेशा 1 होता है। 3 एग्जाम्पल्स दे दिए हैं एंड यू कैन जस्ट गो थ्रू दीज एग्जाम्पल्स एंड यू कैन मेक योर ओन एग्जाम्पल्स एज वेल। आप खुद भी बना के चेक कर सकते हो। एचसीएफ आपको गिवन है एंड ए इंटू बी गिवन है, आपको एलसीएम फाइंड करना है। नाउ ये भी देखो, एक ही क्वेश्चन को लिखने के अलग अलग वेज हैं, सो डोंट गेट कंफ्यूज्ड इन दिस थिंग कि ये क्या लिखा हुआ है या इसमें प्रोडक्ट तो गिवन नहीं है, ठीक है। समटाइम्स दे विल नॉट गिव यू दिस वर्ड, वो प्रोडक्ट वर्ड का यूज नहीं करेंगे, राइट, बिकॉज दे नो कि प्रोडक्ट वर्ड तो सबको समझ आ जाएगा। ये हो सकता है कि किसी बच्चे को ना क्लियर हो, सो ये इसका मतलब भी प्रोडक्ट ही हुआ, राइट। सो यहाँ पे क्या करेंगे हम, एचसीएफ अगेन दैट फॉर्मूला इज इक्वल टू प्रोडक्ट। तो प्रोडक्ट को अब हम अप्लाई कर देंगे। प्रोडक्ट हमारा 1080 है, एचसीएफ हमारा 12 है। ए बी का मतलब है यहाँ पे कि एचसीएफ ए और बी, दो नंबर्स हैं ए और बी, इनका एचसीएफ 12 है और दोनों का प्रोडक्ट 1080 है। तो 12 इंटू एलसीएम, बस अब हम एलसीएम निकाल सकते हैं। 1080 डिवाइड बाई 12 दैट इज 90, ये मेरा आंसर है। 90 इज माई आंसर, ठीक है। इफ एक्स वाई आर प्राइम पॉजिटिव इंटीजर्स देन, अब प्राइम पॉजिटिव इंटीजर का मतलब है ये प्राइम नंबर्स हैं, एक्स और वाई दोनों ही। मतलब एक्स को मैं अपने ऐसे मान लेती हूँ, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, वाई को मैंने ले लिया 11, ठीक है, कुछ भी ऐसा ले लिया। तो अब कह रहे हैं कि बताओ कि 2 रूट एक्स, मतलब कि मैं एग्जांपल के अकॉर्डिंग अगर देखूं तो 2 रूट 3 और 3 रूट 11 की वैल्यू क्या होगी? रूट 3 भी इरेशनल है, 11 भी इरेशनल है, तो इसका क्या मतलब हुआ कि ये पूरा का पूरा जो टर्म आएगी दैट विल बी एन इरैशनल नंबर, ठीक है। ये एक इरैशनल नंबर आएगा बिकॉज हम यहाँ पे प्राइम गिवन था। किसी भी प्राइम नंबर को, किसी भी प्राइम नंबर का अगर मैं रूट कर दूं ना तो वो कभी भी रैशनल नहीं होता, ये भी आपको पूछ सकते हैं वो, ठीक है, इन एनी फॉर्म। रूट 3 जो है वो भी इरेशनल है, कोई भी आप प्राइम नंबर ले लो, रूट 19 ले लो, वो भी प्राइम नंबर है, ठीक है, 19 प्राइम नंबर है तो उसका भी रूट इरेशनल होगा। तो अगर वो कभी भी प्राइम पॉजिटिव इंटीजर पूछ रहे हैं और उसका रूट कर रहे हैं तो वो तो डेफिनेटली इरेशनल आएगा इन एवरी केस। सो माय आंसर वाज ऑप्शन नंबर बी। इफ रूट 2 इज इरेशनल, अब वो कह रहे हैं कि रूट 2 अगर हम आपको पहले से बता रहे हैं, इन्फॉर्म कर रहे हैं कि रूट 2 इरेशनल है, वो हमें ऑलरेडी पता है, ठीक है। अगर वो ना भी आपको बताते हैं तो यू शुड नो कि रूट 2 इरेशनल है बिकॉज रूट 2 एक प्राइम नंबर है। तो ये मैं शॉर्टकट लिख देती हूँ यहाँ पे, रूट 2 के लिए या किसी भी जनरल नंबर के लिए कि किसी भी प्राइम नंबर का अगर आप रूट करोगे तो वो हमेशा इरेशनल आएगा। दिस इज गोइंग टू हेल्प यू वेरी मच इन योर क्वेश्चंस कि किसी भी प्राइम नंबर का रूट कर दो तो आंसर इरेशनल होगा। अब वो कह रहे हैं कि अगर रूट 2 इरेशनल है तो क्या ये पूरी चीज भी इरेशनल होगी? इसको पहले सॉल्व कर ले। अच्छा, इसको सॉल्व कर सकते हैं या नहीं, इसके लिए आपको लाइक टर्म्स का ध्यान रखना है, ठीक है, लाइक टर्म्स का। तो यहाँ पे रूट 2 है, रूट 2 है। एक्चुअली टू मेक योर कैलकुलेशंस एंड योर अंडरस्टैंडिंग सिंपलर, एक चीज मैं बोलती हूँ कि आप ना रूट 2 को ना अपने माइंड में एक्स ले लिया करो। फॉर एग्जाम्पल व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, मैंने ना इसको एक्स ले लिया। सपोज आपको समझ नहीं आ रहा कि ये ऐड हो सकते हैं या नहीं, तो आपने क्या करा, आपने रूट 2 को ना एक्स अज्यूम कर लिया अपने माइंड में जस्ट, ठीक है, नो नीड टू राइट इट एनीवेयर, अपने माइंड में सोच लो कि 2x प्लस एक्स जब मैं करती हूँ तो क्या आंसर आता है? 3x, ठीक है, आंसर आता है ना हमारा 2x प्लस एक्स जब हम करते हैं तो हमारा आंसर होता है 3x। इतनी चीज तो हमें पता है। सिमिलरली अब अगर मैं इसी के साथ कंपैरिजन करूं तो 2 रूट 2 प्लस रूट 2, अगर आप रूट 2 को अपने माइंड में x लेके चलो तो 2x प्लस x, सीधा आपको आंसर मिल जाएगा 3 रूट 2। नो नीड टू गेट कंफ्यूज कि इसको मैं कैसे ऐड करूं, या कई बार बच्चे क्या करते हैं रूट 2 प्लस रूट 2 को ना रूट 4 लिख देते हैं यहाँ पे, ऐसे देखो, नो दिस इज नॉट राइट, ये बिल्कुल गलत स्टेप है। आप लोग कई बार रूट 2 प्लस रूट 2 कर देते हो,
ठीक है, आपको इसको अपने माइंड में x लेके चलना है। आप इसको अपने माइंड में x ले लो कि √2 आपके लिए x है, तो जब आप 2x प्लस x करते हो तो जो आपका आंसर आता है वही सेम आंसर रूट के केस में भी आएगा। सो दिस विल मेक योर एडिशन, मल्टीप्लिकेशन, डिविजन वेरी इजी। ठीक है, अगर आप x अपने माइंड में लेके चलोगे तो। सो अब यहाँ पे मेरा आंसर क्या आया है, 3√2। ठीक है, तो 3√2 से आपको क्या पता चला, 3√2 क्या है, इरेशनल है। तो यस, वो पूछ रहे हैं कि कैन वी से, हम ही क्या बोल सकते हैं कि ये वाली चीज भी इरेशनल है, तो यस वी कैन से कि ये इरेशनल है। ओके, सो इन दिस क्वेश्चन 2 स्टेटमेंट्स आर गिवन टू यू एंड ऑन द बेसिस ऑफ द 2 स्टेटमेंट्स you need to answer the question and you need to select the correct option. Okay, first statement is saying all integers are rational numbers and second is saying all rational numbers are real numbers. Now this question is again based on your basics. इन सारे इंटीजर्स रैशनल नंबर्स होते हैं या नहीं, अब ये सुन लो। रैशनल नंबर्स एक्चुअली क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स सारे टाइप के नंबर्स होते हैं, जैसे कि इंटीजर्स, ठीक है, नेचुरल नंबर्स जो होते हैं, होल नंबर्स होते हैं, ठीक है, यू कैन से एनी टाइप ऑफ नंबर, कोई भी प्राइम नंबर्स आपने कह लिए, नेचुरल नंबर, होल नंबर, ये मैंने लिख दिया, राइट। तो हर टाइप के नंबर रैशनल नंबर्स होते हैं, तो आप कह दोगे कि हर एक इंटीजर रैशनल नंबर है, ये तो करेक्ट है, क्योंकि रैशनल नंबर्स इज अ ब्रॉड टर्म, इसके अंदर बहुत सारे नंबर्स आ जाते हैं, नेचुरल, होल, प्राइम नंबर्स, इंटीजर्स, ठीक है। अच्छा, नाउ वन मोर इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज, सेकेंड वाला भी जो है वो आपका एक बहुत बड़ा बेसिक क्लियर करेगा। वो पूछ रहे हैं कि क्या सारे रैशनल नंबर्स रियल नंबर्स होते हैं। सो यहाँ पे मैं एक आपके लिए छोटा सा चार्ट बनाती हूँ रियल नंबर्स का। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास रियल नंबर्स की जो बाइफिकेशन होती है ना, वो 2 टाइप्स में होती है। रियल नंबर्स 2 तरह के होते हैं, एक तो होते हैं रैशनल और एक होते हैं इरैशनल, ठीक है। रियल नंबर्स एक सबसे ब्रॉड कैटेगरी है, सबसे बड़ी कैटेगरी है नंबर्स की, ठीक है। इसके अंदर सारे टाइप के नंबर्स आ जाते हैं रियल नंबर्स में, लेकिन सबसे जो 2 बेसिक हमारे पास बाइफिकेशंस हैं वो है रैशनल और इरैशनल। रैशनल में आ जाते हैं सारे, ऑल, मतलब ऑल में भी आपको याद रखना है कि किस टाइप के आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग भी आ जाते हैं, रिपीटिंग भी आ जाते हैं, ठीक है, और सिंपल नंबर्स भी आ जाते हैं सारे, इंटीजर एंड ऑल। इसमें क्या आते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, एंटी मींस नॉन टर्मिनेटिंग, और साथ में नॉन रिपीटिंग, दोनों नॉन नॉन है इसमें, ठीक है। सो ये रियल नंबर्स की हमारी बाइफिकेशन होती है। तो यस, सारे रैशनल नंबर रियल नंबर भी होते हैं, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। सो यहाँ से मुझे ये पता चल गया कि मेरी बोथ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट, राइट। इफ यू नो द कॉन्सेप्ट ऑफ रियल नंबर्स देन यू कैन इजीली आंसर दिस क्वेश्चन, अदरवाइज आपको कंफ्यूजन हो सकती है अगर आपको ये चीज नहीं पता कि रियल नंबर्स ऐसे बाइफिकेटेड होते हैं। नेक्स्ट इज, इफ a स्क्वायर इज इक्वल टू 27/25, तो आपको a बताना है कि a क्या है। अब मुझे एक चीज पता है कि स्क्वायर जो होता है ना, वो वहां जाके ना रूट बन जाता है, मतलब दूसरी साइड पे जाके, ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड पे जब मेरा स्क्वायर जाएगा तो वो रूट बन जाएगा, रूट बन गया। ओके, अब रूट में भी क्या होता है, आप रूट दोनों को दे सकते हो क्योंकि रूट दोनों के है, ठीक है, बोथ द नंबर्स विल एंजॉय द रूट, राइट। तो √25 का आंसर क्या होता है, 5, और 27 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 27 को मैं लिख सकती हूँ अपनी प्राइम फैक्टराइजेशन के अकॉर्डिंग, करने की भी नीड नहीं है, आप डायरेक्टली लिख सकते हो। सी क्या आएगा, 3 इंटू 3 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 3 का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे 2 नंबर्स के तो पेयर बन गए। अब इसमें हम स्क्वायर रूट कैसे लिखते हैं कि 2 नंबर्स के जो पेयर हो गए उनमें से एक 3 बाहर आता है, और इस 3 का ये 3 इंडिविजुअल रह गया तो ये रूट के अंदर रहेगा। सो मेरा आंसर क्या आएगा, 3√3। अब ये कॉन्सेप्ट भी आई होप यू ऑल आर अवेयर ऑफ दिस कॉन्सेप्ट, इफ नॉट देन लिसन टू मी अगेन। इसमें हम क्या करते हैं, √27, मैं फिर से करती हूँ एक बार, √27 का बता देती हूँ एक बार कि इसमें आपको कैसे देखना होता है कि आप इसको कैसे लिखोगे। मैंने यहाँ पे √27 के ऐसे फैक्टर्स बना दिए, ठीक है, 3 9s are 27, 3 3s are 9 और 3 1s are 3। तो यहाँ पे 3 है मेरे पास, मतलब 3 है, ठीक है। तो मैंने क्या करा, 2 3 में से मैंने एक 3 को बाहर निकाल दिया, ये इस दोनों का पेयर बन गया ना, तो यहाँ से एक 3 बाहर आ जाएगा और ये 3 सेपरेट रहेगा, तो इसको मैं 3√3/5 लिखूंगी। ये मेरा आंसर आया, और ये एक डेफिनेटली इरेशनल नंबर है बिकॉज √3 इसमें इरेशनल है, सो दैट इज वाई।
राइट। नेक्स्ट इज प्राइम फैक्टर्स ऑफ द डिनोमिनेटर ऑफ रैशनल नंबर विद डेसिमल एक्सप्रेशन 44.67 आर। अब वो पूछ रहे हैं 44.67 कोई आपका नंबर है, कुछ भी नंबर आ सकता है आपको ऐसे, ठीक है। एंड आई थिंक सिमिलर क्वेश्चन इज देयर इन योर सैम्पल पेपर ऑल्सो, तो इस क्वेश्चन का ध्यान रखना क्योंकि ये वाला कॉन्सेप्ट भी वो आजकल आपको एग्जाम्स में दे रहे हैं। सो यहाँ पे वो क्या पूछ रहे हैं, एक्चुअली ये उसी टाइप के क्वेश्चन को लिखने का एक अलग वे है। जैसे मैंने आपको क्या बताया था कि आपके डिनोमिनेटर्स में ना 2 और 5 की पास होनी चाहिए, सिर्फ ऐसे होना चाहिए ना। अब उसी सेम कॉन्सेप्ट को लिखने का इन्होंने वे चेंज कर दिया जस्ट टू कंफ्यूज द स्टूडेंट्स, कि उन्हें समझना है कि ये क्या पूछ रहे हैं क्वेश्चन में। तो यहाँ पे क्या है 44.67, तो इसको मैं ऐसे लिख सकती हूँ 4467 अपॉन 100, ठीक है। और 100 के अगर मैं कभी भी फैक्टर्स बनाऊं तो क्या बनते हैं, 100 के फैक्टर्स बनेंगे 2 स्क्वायर इंटू, अगर हम यहाँ पे 100 के फैक्टर्स बना लेते हैं, वैसे तो नीड नहीं है, आप इसको वो डायरेक्टली भी कर सकते थे, बट एनीवेज ये देखो ऐसे हो गया 2 स्क्वायर इंटू 5 स्क्वायर। तो यहाँ पे क्या बन रहे हैं, 100 के फैक्टर्स सिर्फ 2 और 5 बन रहे हैं, तो यहाँ पे 2 और 5 आएंगे। अच्छा, अब नाउ सम स्टूडेंट्स माइट बी थिंकिंग कि इसमें ए क्यों नहीं हुआ, ए ऑप्शन भी तो हो सकता था। तो ए ऑप्शन यहाँ पे इसलिए नहीं होगा बिकॉज ए ऑप्शन में जो 10 है वो प्राइम नंबर नहीं है, नहीं है प्राइम, ठीक है, वो कॉम्पोजिट नंबर है। आपको ध्यान रखना है कि उन्होंने आपसे क्वेश्चन में पूछा है प्राइम फैक्टर्स बताओ, दिख रहा है, प्राइम फैक्टर्स बताने हैं। प्राइम फैक्टर्स के किसी भी ऑप्शन में, यहाँ पे 100 आ गया तो गलत हो गया, ये भी यहाँ पे 15 आ गया तो ये भी गलत हो गया। प्राइम फैक्टर्स का ऑप्शन मतलब सारे के सारे प्राइम फैक्टर्स होने चाहिए, नो कॉम्पोजिट नंबर शुड बी देयर। इफ n is a rational number then this is divisible by what? Okay, so for this we use a rule जिसको हम बोलते हैं कि an minus bn। अगर कभी भी आपको इस फॉर्म में क्वेश्चन गिवन होता है तो ये डिविजिबल होता है a प्लस बी से और a माइनस बी से, ठीक है। तो यहाँ पे आपको क्वेश्चन में गिवन है कि अब बताओ कि 5n माइनस 2n अगर आपको गिवन है तो ये किससे डिविजिबल होगा। अब यहाँ पे a की वैल्यू 5 है और b की वैल्यू 2 है, ठीक है। a इज 5 एंड b इज 2, दोनों को ऐड कर दो तब भी डिविजिबल है, दोनों को माइनस कर दो तब भी डिविजिबल है, मतलब 7 से भी है और 3 से भी है। आप बीच में एंड लिख सकते हो, इनको मल्टीप्लाई मत कर देना, सिंपल आपको इनको एंड है, ये आपको बता रहे हैं रूल कि a प्लस बी से भी होता है और a माइनस बी से भी होता है। तो 3 and 7 इज माई आंसर। आप एक बार इनको प्लस करोगे, एक बार इनको माइनस करोगे। If the LCM and HCF of two positive integers P and Q are this and this respectively, आपको LCM और HCF गिवन है दो नंबर्स का, ठीक है। अब वो कह रहे हैं कि बताओ इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है और कौन सा आपको करेक्ट नहीं लग रहा। तो LCM और HCF मुझे यहाँ पे गिवन है, ये LCM है और ये HCF है। आपको बताना है इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन करेक्ट है। अगेन इस एक्सप्रेशन, अब देखो इन क्वेश्चन, सेम क्वेश्चन को लिखने का वन मोर वे यूज, इसमें आपने वही करना है, LCM इंटू HCF इज इक्वल टू प्रोडक्ट। LCM और HCF देख लेते हैं क्या आगे बना है। LCM है यहाँ पे a क्यूब b क्यूब, a क्यूब b क्यूब, और HCF क्या है a स्क्वायर b। प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स कौन से हैं, वो कह रहे हैं एक नंबर आपका p है, एक नंबर आपका q है, तो इस दोनों का प्रोडक्ट कर देते हैं। अब देख लो इनमें से कौन सा एक्सप्रेशन मैच हो रहा है फ्रॉम योर ऑप्शंस, बट यू नीड टू सिलेक्ट द ऑप्शन वेरी केयरफुली। सारे ऑप्शन सेम सेम से होते हैं, सो आपको गलती से भी गलत ऑप्शन चूज नहीं करना, तो बहुत ही केयरफुली देख लो। यहाँ पे इंटू पी है तो ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, ठीक है। सो सी इज माई करेक्ट ऑप्शन। इसमें आपको नंबर्स भी नहीं गिवन थे, आपको एलसीएम और एचसीएफ भी ऐसे ही वेरिएबल फॉर्म में गिवन था, तो मैंने कुछ नहीं करा। एलसीएम और एचसीएफ कुछ भी गिवन हो, आपको सिर्फ इसको फॉर्मूला में पुट करना है, इन दोनों को फॉर्मूला में पुट कर दिया और साथ में प्रोडक्ट हो जाएगा पी इंटू क्यू। ओके, सो दिस इज अ डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन एंड इम्पॉर्टेंट ऑल्सो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में स्टूडेंट्स को जो चीज़ लगेगी ना कि आंसर हमने ऐसे सॉल्व करना है, ये थोड़ा सा डिफरेंट है क्वेश्चन। अब इसको देखते हैं।
इन अ सेमिनार द नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन, आपको 3 सब्जेक्ट्स के ना पार्टिसिपेंट्स गिवन है, जैसे कोई भी सेमिनार था तो उसमें 3 अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इतने इतने स्टूडेंट्स ने पार्टिसिपेट करा। आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स फाइंड आउट करने हैं। अब मिनिमम देखते ही मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स सोचेंगे कि यहाँ पे एलसीएम निकालना है, बट लेट्स रीड इट फर्दर। Find the minimum number of rooms required if in each room the same number of participants are seated and all of them of the same subject. अब यहाँ पे वो कह रहे हैं आपको मिनिमम नंबर ऑफ रूम बताने हैं जिसके अंदर आपको इन स्टूडेंट्स को बिठाना है, ठीक है, और हर एक और यहाँ पे क्या गिवन है, एंड ऑल ऑफ देम ऑफ द सेम सब्जेक्ट। जैसे इंग्लिश वाले आपको ग्रुपिज्म करना है बट सब्जेक्ट वाइज, ठीक है, मिक्स नहीं करना स्टूडेंट्स को। तो कितने मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स की हमें रिक्वायरमेंट है यहाँ पे। अब यहाँ पे आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज का ध्यान रखना है कि यहाँ पे मिनिमम रूम्स का मतलब है मैक्सिमम स्टूडेंट्स। यहाँ पे मीनिंग में से मीनिंग निकल के आएगा। यू कांट जस्ट स्टार्ट डूइंग द क्वेश्चन बाय रीडिंग द वर्ड मिनिमम। मोस्टली स्टूडेंट्स मिनिमम वर्ड को रीड करके एलसीएम निकालना स्टार्ट कर देंगे। नो, यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि आपको वैल्यूज पार्टिसिपेंट की गिवन है लेकिन पूछा रूम्स के बारे में हुआ है, तो ये चीज भी डिफरेंट है। इन केस आपको पार्टिसिपेंट्स की वैल्यू गिवन होती और मिनिमम पार्टिसिपेंट्स ही पूछते तब आप डायरेक्ट एलसीएम निकाल सकते थे, ठीक है। बट यहाँ पे कुछ उन्होंने आपको कंफ्यूज करने के लिए नंबर दिया है पार्टिसिपेंट्स का और नंबर पूछ रहे हैं रूम्स का। सो अच्छा, अब इन केस जैसे हम कोई एग्जांपल लेते हैं, ठीक है, एक स्कूल में या एक क्लास में अगर मुझे ये चेक करना है कि फॉर एग्जांपल बहुत सारे बच्चे हैं एक ना बैच के, ठीक है, 200 स्टूडेंट्स हैं कोई भी 10th क्लास के फॉर एग्जांपल, ठीक है। तो अब मुझे मिनिमम नंबर्स ऑफ रूम में इनको सीट करना है कि स्कूल के ज्यादा रूम्स ना लगे, ठीक है, क्योंकि और भी क्लासेस होती हैं। तो मैं हर एक रूम में कितने कितने बच्चों को बिठाऊं क्लास 10 के। सो यहाँ पे हम क्या करेंगे, मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स तब आएंगे जब मैं मैक्सिमम बच्चे हर एक रूम में बिठाऊंगी, कोई भी सीट खाली ना रह जाए किसी भी रूम की। तो मैंने मैक्सिमम बच्चे हर एक रूम में बिठा दिए तो मेरे मिनिमम नंबर ऑफ रूम्स आ जाएंगे। तो यहाँ पे मिनिमम मैक्सिमम वाला कॉन्सेप्ट समझ आ रहा है, आई होप, कि मिनिमम रूम्स तब आएंगे जब आप हर एक रूम में मैक्सिमम बच्चों को बिठा दोगे, ठीक है। अगर आप हर क्लास में थोड़ी थोड़ी सीट्स खाली छोड़ दोगे तो मिनिमम रूम्स नहीं आ पाएंगे। सो ये चीज का ध्यान रखना है। तो मिनिमम रूम्स इज रिलेटेड टू मैक्सिमम स्टूडेंट्स हेयर। तो इसका मतलब आपको यहाँ पे मैक्सिमम स्टूडेंट्स निकालने हैं पहले तो, और मैक्सिमम स्टूडेंट्स के लिए हम क्या करेंगे, ऑब्वियसली वील गो फॉर एचसीएफ क्योंकि मैक्सिमम वर्ड आ गया ना। सो यहाँ पे समझ लो कि ये मैक्सिमम वर्ड हिडन था एंड यू नीड टू अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ मिनिमम रूल्स। अब हमने इसका निकालना स्टार्ट कर देते हैं। 60 और 72 का मैंने एचसीएफ निकाला, 61 द 60, ये हो गया 12, ठीक है। देन यहाँ पे 60 से डिवाइड कर दिया अगेन, ये वाला 60 जो है वो यहाँ पे आ जाएगा। पहले मैंने 60 को 72 से करा, फिर उसका जो रिमाइंडर है 60 से करा, देन 12 5 60, तो ये हो गया 12 आया इसका आंसर। अब मैं सेम इसी एचसीएफ को थर्ड नंबर से भी करके एक बार अपना कंफर्म कर लेती हूँ कि ये कंफर्म्ड 0 आ रहा है ना, तो ठीक है। मेरा एचसीएफ क्या आया 12। वेट नाउ, अब मिस्टेक के एक और चांस है यहाँ पे कि स्टूडेंट्स ना 12 को टिक कर देंगे, उन्हें लगेगा कि हमारा आंसर आ गया है बिकॉज ऑप्शंस में भी 12 गिवन है, सो आंसर इज 12। नो, आपको यहाँ पे ध्यान रखना है कि ये जो 12 आया है एक्चुअल में ये 12 क्या है, ये 12 है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स इन ईच रूम, ठीक है। ये जो 12 है आपने ये पार्टिसिपेंट्स का एचसीएफ निकाला है, तो ये 12 है, 12 जो है ये है नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स, ये रूम्स की बात नहीं हो रही है, ठीक है। अब अगर मुझे नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं, यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स कैसे आएंगे, नंबर ऑफ रूम्स यहाँ पे आएंगे, पहले तो मैं टोटल स्टूडेंट्स चेक कर लेती हूँ कि मेरे टोटल स्टूडेंट्स कितने हैं। 60 + 72 + 108 विल बी इक्वल टू व्हाट, विल बी इक्वल टू 240। तो टोटल स्टूडेंट्स मेरे 240 है, ठीक है, जिन्हें मुझे सीट करना है रूम्स में, और हर एक रूम में सिर्फ 12 स्टूडेंट्स होने चाहिए। मैक्सिमम बच्चे इतने निकले हैं हमारे कि 12 से ज्यादा एक रूम की कैपेसिटी है ही नहीं। दैट मीन्स 20 पार्टिसिपेंट्स होंगे हर एक रूम में और ऑल ऑफ देम विल बी ऑफ द सेम सब्जेक्ट। तो यहाँ पे रूम्स हमने कैसे निकाला, टोटल नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स
अच्छा, वन मोर थिंग, एक और शॉर्टकट बता देती हूँ। किसी भी चीज़ का अगर नंबर निकालना हो ना तो आप कैसे करते हो? नंबर निकालने के लिए हम हमेशा डिवाइड करते हैं। जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ रूम्स निकालना था तो मैं क्या करूंगी, अगर मैं पार्टिसिपेंट को पार्टिसिपेंट से डिवाइड कर दूंगी, सेम यूनिट से डिवाइड करना है आपको, तो आपके पास रूम्स आ जाएंगे। ठीक है, सो माई आंसर इज 20 रूम्स, ऑप्शन नंबर बी। Now it is given to you. HCF is HCF of 16 and y. 16 और y क्या है, यहाँ पे दो नंबर्स हैं और इनका HCF 8 है, इनका LCM 48 है। अब बताओ कि what is the value of y? अगेन वही वाला हम कॉन्सेप्ट यूज करेंगे, इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ठीक है, HCF है यहाँ पे 8, आई कैन easily see from the question। 48 भी मुझे गिवन है, you just have to put the values in the formula। प्रोडक्ट हमें नहीं पता, मुझे पता है कि एक नंबर 16 है और एक तो y है, दिख रहा है ना यहाँ से 16 एंड y। सो जब आप यहाँ से 16 और y को पुट करोगे तो y को अब मैं सेपरेट कर देती हूँ, इट विल बी इक्वल टू 8 इंटू 48 अपॉन 16, ये 3 हो जाएगा एंड योर आंसर इज 24। ठीक है, सो y की वैल्यू हो जाएगी 24। ऑप्शन नंबर सी इज माई करेक्ट आंसर। LCM of two numbers is 200. Which of the following cannot be their HCF? अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि दो नंबर्स का ना LCM 200 है, बताओ इनमें से कौन सा उनका HCF नहीं हो सकता। HCF वो नहीं हो सकता जो कि LCM का फैक्टर नहीं है। LCM जो है वो हमेशा डिविजिबल होना चाहिए, डिविजिबल मतलब उसके टेबल में आना चाहिए, डिविजिबल बाय HCF। जो भी HCF, जो भी मेरा हाईएस्ट कॉमन फैक्टर है, उस नंबर के टेबल में LCM आना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले की एग्जाम्पल ले लेते हैं कि 200 है और 10 है, तो बताओ कि ये इन्फॉर्मेशन ठीक है, ये LCM है और ये HCF है, तो ठीक है क्योंकि 10 के टेबल में 200 आता है। तो सिमिलरली आपको चेक करना है कि क्या 60 के टेबल में आता है, 40 के सबके टेबल में हम चेक करेंगे। 60 के टेबल में 200 नहीं आता। ठीक है, सो अगर आपको टेबल्स नॉर्मली भी आते हैं 6 का, सो यू कैन मेक इट आउट कि 60 के टेबल में 200 नहीं आता, दिस इज नॉट द ऑप्शन। 50 के टेबल में आता है, 200 के टेबल में 200 आता है, 40 के टेबल में भी 200 आता है। तो मेरा करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, क्योंकि उन्होंने आपसे यहाँ पे कैन नॉट पूछा है, उन्होंने आपसे कैन नहीं पूछा। ये देखो, कैन नॉट का मतलब है कौन सा नहीं हो सकता, तो नहीं कौन सा नहीं हो सकता, 60 नहीं हो सकता यहाँ पे, राइट। द नंबर दिस इज व्हाट। अब हम इसको फिर से सॉल्व करेंगे। √3 प्लस √2 का होल स्क्वायर, इन सच टाइप ऑफ क्वेश्चंस आप आइडिया लगाकर इसको सॉल्व नहीं करोगे, बिकॉज समटाइम्स इफ यू डू दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन ओरली तो आप गलत भी इंटरप्रेट कर सकते हो। तो यहाँ पे आपको एक बार सॉल्व कर लेना चाहिए टू बी वेरी श्योर कि आप अपना 1 मार्क लूज ना करो। ओके, तो ए क्या है यहाँ पे, √3 का स्क्वायर, हमारा आइडेंटिटी होती है ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए क्या है √3 और बी है √2। अब जो मैंने पुट करा है मैं बता देती हूँ। एक्चुअली क्या होता है कि जब दो नंबर्स का हम प्लस करके स्क्वायर करते हैं, ये ए है मेरे लिए, ये बी है, तो ये आइडेंटिटी होती है कि ए प्लस बी का अगर मुझे कभी भी होल स्क्वायर करना हो तो ए का स्क्वायर कर दो, पहले वाले नंबर का स्क्वायर, दूसरे वाले नंबर का स्क्वायर और 2 इंटू ए इंटू बी। ठीक है, अब मैंने इनको कर दिया। सो √3 का स्क्वायर क्या होता है 3, रूट और स्क्वायर कट, अगेन कट, 3 प्लस 2 प्लस √3 इंटू √2 क्या होता है √6, 2 √6। तो ये मेरा आंसर क्या आएगा 5 प्लस 2 √6। और ये कौन सा नंबर होता है, ये है एक इररेशनल नंबर, दिस इज एन इररेशनल नंबर, तो ये मेरा आंसर है। द डेसिमल एक्सपेंशन ऑफ पाई इज व्हाट। डेसिमल एक्सपेंशन अगर आपको वैसे भी पता हो, पाई को हम 22/7 से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, एंड इफ यू डिवाइड दिस, मतलब अगर आप इस फ्रैक्शन को डिवाइड करोगे 3.1418, ऐसे बहुत मतलब बड़ी सी वैल्यू आती है। सो डेफिनेटली इट इज नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग तो पक्का है, तो ये ऑप्शन तो ऑलरेडी कैंसिल आउट हो गए, ये तो नहीं हो सकते। ठीक है, इन दोनों में से आपको चेक करना है। नॉन टर्मिनेटिंग मुझे यहीं से पता चल रहा है 3.1418 एंड ऑल। आपको नहीं भी आता तो आप 22/7 को डिवाइड करके थोड़ा सा चेक कर सकते हो, आपको पता चल जाएगा कि ये रेकरिंग भी नहीं है। माई करेक्ट आंसर इज नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रेकरिंग। ठीक है,
पाई की वैल्यू हमेशा नॉन टर्मिनेटिंग, इन दोनों ऑप्शंस में एक्चुअली स्टूडेंट्स गेट कंफ्यूज्ड मोस्ट ऑफ द टाइम्स, क्योंकि वो भूल जाते हैं कि इनमें से इरैशनल की डेफिनेशन कौन सी है। इरैशनल की डेफिनेशन में दोनों में नॉन नॉन आएगा, नॉन नॉन, एंड पाई एक इरैशनल नंबर होता है, पाई कभी भी रैशनल नहीं होता। A number when divided by 60 gives 24 as quotient and 32 as remainder. तो वो कह रहे हैं कि find out the number. Now for this, इसके लिए हमारा डिवीजन एल्गोरिदम यूज होगा। यूक्लिड डिवीजन का क्वेश्चन है ये, यूक्लिड ठीक है, ये यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का क्वेश्चन है। उसमें बस एक ही फॉर्मूला यूज हो रहा है, डिविडेंड इज इक्वल टू, जो आप ऑलरेडी कर चुके हो इन योर जूनियर क्लासेस, नॉर्मल डिवीजन वाला सिस्टम होता है, जो डिवाइजर को क्वेश्चन से मल्टीप्लाई कर दो और रिमाइंडर उसमें ऐड कर दो। ये यूक्लिड डिवीजन का क्वेश्चन है, राइट। सो यहाँ पे आपको डिविडेंड निकालना है। ये जो नंबर है ये आपका यहाँ पे अननोन है, x ऐसे लिख लिया मैंने जस्ट फॉर द राइटिंग पर्पस। डिवाइजर क्या है यहाँ पे, डिवाइडेड बाय 60, जिस नंबर से हम डिवाइड करते हैं हमेशा वो डिवाइजर होता है, ठीक है। डिवाइड करके जो चीज आई है, मैं यहाँ पे ना साइड पे एक एग्जांपल भी कर देती हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने 100 कर दिया 24 से, तो 24 के टेबल में 24 4 इज 96 और नीचे आ गया 4, ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, ये मेरा है डिवाइजर, I'll take a different pen, ये रहा डिवाइजर, ये मेरा क्वोशिएंट है और ये मेरा रिमाइंडर है जो नीचे आता है, ठीक है। तो डिवाइजर में मैं क्वोशिएंट को मल्टीप्लाई करती हूँ, मतलब कि क्वोशिएंट क्या है यहाँ पे 24 और रिमाइंडर है यहाँ पे 32। जब आप इसको सॉल्व करोगे यू विल गेट 1440 प्लस 32 और ये बनेगा आंसर 1472। ये मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर बी। सो यूक्लिड डिवीजन में नॉर्मल एक कॉन्सेप्ट है, डिविडेंड इज इक्वल टू डिवाइजर इनटू क्वोशिएंट प्लस रिमाइंडर। नेक्स्ट, द डेसिमल फॉर्म ऑफ 5/80 इज व्हाट। नाउ इन दिस यू नीड टू सॉल्व, आपको सॉल्व करना पड़ेगा, बट सॉल्व करने का भी एक वे है, नॉर्मल डिवीजन करने की नीड नहीं है, आप इसमें डायरेक्ट कर सकते हो। ओके, सो नाउ व्हाट हैपेंस इज कि 80 को हम कौन से नंबर से मल्टीप्लाई करें कि यहाँ पे ना डिनोमिनेटर में 100 1000 ऐसा कोई नंबर आ जाए। हम ऐसा क्यों करते हैं, सो दैट आपको नॉर्मल डिवीजन, ये वाली डिवीजन ना करनी पड़े, ये सी ये वाली। दिस इज अ वेरी ट्रेडिशनल मेथड, ये बहुत ही कन्वेंशनल, बहुत पुराना मेथड हो गया है जिसमें आप ऐसे डिवाइड करते हो। नाउ यू हैव शॉर्टकट, इसमें आप क्या करोगे, 80 को हम किससे मल्टीप्लाई करें। एक्चुअली क्या होता है, हमारे पास ये नंबर होता है कि 125 को अगर आप करोगे ना 8 से मल्टीप्लाई तो 1000 आता है। तो यहाँ पे जब आपने 125 को 80 से मल्टीप्लाई कर, 80 को जब आपने 125 से करा तो 10,000, ऊपर भी 125 से कर दो नीचे भी 125 से कर दो तो ये आएगा। सी, बिना डिवाइड करे ही आपका आंसर आ जाएगा विद दिस शॉर्टकट, ठीक है। सो ये मेरा आंसर है 0.0625। ओके, सो आई ऑल्सो टोल्ड यू कि मैं आपको ये बताऊंगी लिस्ट एक बार कि इस लिस्ट में क्या क्या होता है। सो लेट मी टेल यू अबाउट दिस लिस्ट, वेट। अब एक्चुअली ये लिस्ट में क्या होता है कि आपको स्टार्टिंग से देखना है, अगर डिनोमिनेटर में 1 है तो आप डायरेक्ट 10 या 100 से कर सकते हो, तो 10 आ जाता है, ठीक है। अगर डिनोमिनेटर में 2 है तो आप 50 से कर दो, ऊपर भी और नीचे भी, बोथ साइड, जैसे मैंने आपको अभी करके दिखाया था। मैं इसका सोल्यूशन फिर से लिख देती हूँ एक बार, आपको 125 दोनों साइड पे लिखना है ना, ठीक है, ऊपर भी नीचे भी आप इसको डिवाइड करोगे। सो 625 अपॉन आया था ये 1 2 3 4 zeros, तो 2 है अगर तो आप 50 से कर दोगे, 5 से भी कर सकते हो, 5 या 50 से 10 या 100 लाने के लिए, ठीक है। ओके, 3 है अगर तो आप कुछ नहीं कर सकते, आपको नॉर्मल डिवाइड करना पड़ेगा। अगर 4 है तो आप 25 से करोगे, 100 आ जाएगा उससे। 5 है इन केस तो वो हो जाएगा सॉरी 5 इंटू 20, या 2 भी कर सकते हो, 5 2 से 10 होता है ना, ठीक है, 5 2 से 10 एंड 2 से कर लो या फिर 20 से कर लो, तो आपको 10 या फिर 100 मिल जाएगा, ठीक है। और देखते हैं और कौन से नंबर होते हैं, 6 नहीं है, 7 नहीं है, 8 है, तो आप इसको 125 से कर सकते हो, याद ही रख लो इसको, तो आंसर आता है 1000, ठीक है। लेट मी चेक कोई और नंबर इन केस रह ना जाए। 20 है अगर तो 20 को तो आप 5 से कर सकते हो, ठीक है, 20 वाला तो ईजी है केस। ओके, देन व्हाट एल्स,
25 है अगर तो वो तो 4 से ही हो जाएगा, ठीक है। सो दैट्स इट। 50 है अगर तो आप उसको 2 से कर सकते हो या 20 से भी कर सकते हो, ठीक है। 2 से ही करोगे, मिनिमम से ही करते हैं वैसे हम, ठीक है। आप मिनिमम से ही करोगे एंड बस दैट इज इट। यही एक लिस्ट होती है छोटी सी। मैं यहाँ पे मिनिमम वाले नंबर्स पे ही फोकस करवाऊंगी आपको, इसको रहने दो, ठीक है। जस्ट फोकस ऑन द मिनिमम नंबर्स। मिनिमम आपको चेक करना है कि मिनिमम 0 कैसे आ रहा है, 2 से करके आ रहा है या फिर 20 से करके आ रहा है, तो इसको भी कट कर देते हैं। मिनिमम पे ही हम फोकस करते हैं, राइट। तो यहाँ पे 2 5 से 10 हो जाएगा, ठीक है। सो दिस इज दैट लिस्ट दैट आई वाज टॉकिंग अबाउट कि मैं आपको बताऊंगी। द स्क्वायर ऑफ एलसीएम ऑफ गिवन नंबर x एंड y वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x, y आएगा यहाँ पे, वेयर y इज मल्टीपल ऑफ x इज गिवन बाय व्हाट। नाउ दे आर सेइंग कि आपको यहाँ पे एलसीएम का स्क्वायर निकालना है, ठीक है। जो भी आपका एलसीएम आएगा इस क्वेश्चन में, जो भी आपका एलसीएम आपको लगेगा आंसर है, उसका स्क्वायर करना है क्वेश्चन में। दैट इज व्हाट दे आर सेइंग यहाँ पे, ठीक है। Okay, the square of LCM of given number x and y where y is multiple of x is given by। अब वो कह रहे हैं दो नंबर है x और y, लेकिन यहाँ पे ना जो y है वो मल्टीपल है x का, ठीक है। मल्टीपल का कैसे मतलब हुआ, एग्जाम्पल ले लेते हैं 2,6। अब यहाँ पे क्या है, 2x है एंड 6 इज y। तो यहाँ पे वो आपको क्या बोल रहे हैं कि y जो है वो x का मल्टीपल है, मतलब 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है, ठीक है। क्लियर, दिस इज एन एग्जाम्पल। ओके, सो y जो है वो 6, y इज मल्टीपल ऑफ x, तो 6 जो है वो 2 का मल्टीपल है। इसका मतलब इनका आंसर, इनका एलसीएम क्या आएगा, हमेशा 6 ही आएगा, ठीक है। मल्टीपल वाली जो चीज होती है, अगर 2 और 6 का मैं आपको एलसीएम बोलूं निकालने के लिए, आप जब निकालोगे उसको आपका आंसर डेफिनेटली 6 आएगा। तो कभी भी अगर ऐसा केस होता है कि x और y दो नंबर्स हैं और y जो है वो x का मल्टीपल है, तो y विल बी योर एलसीएम। तो इस केस में हमारा जो एलसीएम है, नाउ लेट मी राइट द फाइनल आंसर, एलसीएम इज y। एलसीएम y आ गया। ये आप एग्जाम्पल की हेल्प ले सकते हो टू अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट। एलसीएम y हो गया, आपको यहाँ पे इसका स्क्वायर निकालना था तो y का स्क्वायर कर देते हैं फिर, क्योंकि एलसीएम का स्क्वायर निकालना है आपको, ठीक है। सो वाई स्क्वायर, गलती से भी यहाँ पे y को टिक मत कर देना, दे आर आस्किंग अबाउट द स्क्वायर ऑफ एलसीएम, ठीक है। हो सकता है आपको स्क्वायर रूट बोल दें तो रूट y हो जाएगा, ठीक है। दैट यू कैन डू। नेक्स्ट इज HCF ऑफ 7, 8 एंड 25 इज गिवन बाय व्हाट। 7, 8 और 25 का HCF चेक करते हैं। 8 और 7 को पहले डिवाइड करके कैसे करते हैं हम, पहले फर्स्ट 2 का पेयर बनाते हैं, फिर जो इनका HCF आता है उसको थर्ड के साथ डिवाइड करते हैं। सो ये हमारा रूल है। 7 1 7, 1 आ गया रिमाइंडर, ठीक है। मतलब ये तो डिवाइड नहीं हो रहे, इसका मतलब इनका HCF कॉमन नहीं है, मतलब इनके बीच में कोई ऐसा कॉमन नंबर नहीं आ रहा है। आगे चेक कर लेते हैं, 8 को 25 से कर लेते हैं, या फिर आप 7 को ही 25 से कर लो, या फिर 1, जैसे ये हमारा 7 था ना, ये यहाँ पे 7 है, 7 को 25 से कर लेते हैं, नहीं आएगा यहाँ पे भी, 1 आ गया अगेन। 7 3 21, आई एम सो सॉरी, 7 3 21 होता है, तो आंसर आपका 4 आ रहा है। नो, दैट मीन्स इनका HCF जो है, इनमें सिर्फ एक ही फैक्टर कॉमन है, वो है 1, और कोई फैक्टर इनके बीच में कॉमन नहीं है, क्योंकि इनके बीच में रिमाइंडर 0 नहीं आया। ये भी मैं रूल लिख देती हूँ। इन केस आपका रिमाइंडर 0 अगर नहीं है, ठीक है, HCF के केस में, ठीक है, तो उनका जो HCF है वो हमेशा 1 ही रहेगा, फिर ये रूल हो जाएगा, ठीक है। या तो रिमाइंडर कोई नॉर्मल, अगर रिमाइंडर 0 नहीं आ रहा तो उनका HCF हमेशा 1 है। आई हैव रिटन द कॉन्सेप्ट एट द टॉप। The square root of the HCF of 96 and 80 is what? अब 96 और 80 का स्क्वायर रूट कर लेते हैं। अच्छा, वन मोर थिंग, जब भी आपको ऐसे 2 3 नंबर्स दिए होते हैं ना, तो हम हमेशा ग्रेटर वाले नंबर को सेंटर में रखते हैं एज डिविडेंड, और डिवाइजर को हम हमेशा साइड पे रखते हैं, छोटे वाले नंबर को, ठीक है। स्मॉलर नंबर विल ऑलवेज बी योर डिवाइजर एंड ग्रेटर विल बी योर डिविडेंड। तो 81 × 80, ठीक है, डिवाइड कर देते हैं। यहाँ पे क्या आएगा, 16। फिर मैंने क्या करा,
मैंने इस डिविजन को कंटिन्यू कर दिया एंड 16 5s are 80 अगेन, सो 16 इज माई आंसर। अब यहाँ पे 16 को टिक मत कर देना बिकॉज आई नो समटाइम्स क्या होता है, यू आर शॉर्ट ऑफ टाइम इन योर एग्जाम, आपको 16 जैसे ही आपका आंसर है आपने 16 को टिक कर दिया। आपने यहाँ पे ध्यान नहीं दिया कि दे आर टॉकिंग अबाउट स्क्वायर रूट, कि उसका स्क्वायर रूट करके फिर बताओ आंसर क्या है। सो 16 को नहीं करना है, यहाँ पे 16 का स्क्वायर रूट कर देते हैं, आंसर विल बी 4। ठीक है, अब स्क्वायर रूट की जगह स्क्वायर मत कर देना बिकॉज उन्होंने स्क्वायर का ऑप्शन भी आपको दिया हुआ है। ठीक है, नाउ सम स्टूडेंट्स व्हाट दे विल डू, कई बार आप रूट पढ़ना भूल जाते हो तो आपने 16 का स्क्वायर कर दिया इनकेस, तो 256 आंसर वो ऑप्शन में देंगे टू कंफ्यूज यू। ठीक है, बट आपको क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है, दैट इज वाई आई से कि क्वेश्चन को एटलीस्ट वाइज पढ़ो एंड जब आपका आंसर आ जाएगा एक बार फिर से पढ़ लो क्वेश्चन को कि आपने क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आंसर निकाला है और नॉट। सो ऑप्शन नंबर बी इज माई आंसर, दैट इज 4। The decimal expansion of a rational number this will terminate after how many places? वो places पूछ रहे हैं, तो ठीक है, इसमें अब हम फिर से क्या देखेंगे, मैक्सिमम पार। आप देखोगे कि 5 और 2 में मैक्सिमम पार किसके पास है, 5 के पास सिर्फ 1 है और 2 के पास 2 है, मैक्सिमम 2 है, इसका मतलब 2 डेसिमल प्लेस के बाद ये टर्मिनेट करेगा, राइट, इट विल टर्मिनेट आफ्टर 2 डेसिमल प्लेसेस क्योंकि मैक्सिमम पार 2 के पास थी। अच्छा, टर्मिनेट होगा या नहीं होगा वो भी आपको कैसे पता चलेगा, थ्रू योर डिनोमिनेटर, डिनोमिनेटर में जो फैक्टर्स है उसके थ्रू पता चलेगा। द एक्सपोनेंट ऑफ 3 इन द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729, एक्सपोनेंट ऑफ 3 का मतलब वो पूछ रहे हैं कि पार बताओ 3 की कितनी है। फाइन, सो लेट्स डू द प्राइम फैक्टराइजेशन ऑफ 729। अब 729 किसका क्यूब होता है, 9 का क्यूब होता है, तो आप इसको डायरेक्ट भी कर सकते हो। ठीक है, क्योंकि 9 क्या होता है 3 इंटू 3, इसका मतलब हमने टोटल बहुत सारे 3, कितने 3 को मिलाया हमने, ये देखो, इफ आई टेल यू द शॉर्टकट फॉर दिस 9 इंटू 9 इंटू 9, अगर आपको क्यूब्स आते हैं तो आपको पता चल जाएगा कि 729 जो है वो 9 का क्यूब होता है। 9 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, इस 9 को भी कैसे लिख सकती हूँ, 3 इंटू 3, देन इस 9 को भी 3 इंटू 3, तो आंसर वैसे ही आपको पता चल गया कि आंसर विल बी 6। इवन देन एक बार प्राइम फैक्टराइजेशन भी कर लेते हैं, 3 2 ज़ा 6, 243 आएगा यहाँ पे, देन 3 8 ज़ा 24, 1 3 के टेबल में 27 ज़ा, 3 9 ज़ा, 3 3 ज़ा और 3 1 ज़ा। सो आई टोल्ड यू बोथ द मेथड्स, यू कैन अप्लाई एनी ऑफ देम, कोई भी आप देख सकते हो मेथड डिपेंडिंग ऑन द टाइम यू हैव। ठीक है, ऐसे भी आप कर सकते हो अगर आपको क्यूब याद है तो, अदरवाइज यू कैन गो फॉर प्राइम फैक्टराइजेशन, ये तो ऑब्वियसली एक कॉमन मेथड है दैट यू ऑलरेडी नो हाउ टू यूज। द नंबर दिस इज एन व्हाट, आपको ये बताना है कि ये नंबर क्या है, इसका आंसर ही निकाल सकते हैं, डायरेक्ट आंसर ही निकाल लो। ठीक है, 7 3 5 और 7, तो इनको मल्टीप्लाई करके क्या आएगा, ठीक है, 105 प्लस 7, तो क्या आ गया ये 112, डायरेक्ट भी आप इसको कर सकते हो, राइट। अच्छा, एक और चीज से भी आप कर सकते हो, देखो ऑड नंबर्स है ना, ऑड नंबर्स का जब हम प्रोडक्ट करते हैं, यहाँ से एक और कॉन्सेप्ट भी बता देती हूँ। अब क्या होता है कि कई बार क्वेश्चन इजी नंबर्स वाला इनकेस आपको आ जाए ऐसे, तो आप इसका डायरेक्ट कर सकते हो। इन केस क्वेश्चन डायरेक्ट इजी नंबर्स वाला ना आए तो आपको क्या याद रखना है कि प्रोडक्ट ऑफ ऑड नंबर्स, ऑड नंबर्स का जो प्रोडक्ट होता है ना वो हमेशा ऑड ही होता है। ठीक है, ऑड नंबर्स का प्रोडक्ट ऑड ही होता है, और अगर आप ऑड में ऑड ऐड कर दोगे तो आंसर इवन आता है। यू कैन टेक एन एग्जाम्पल ऑल्सो, ऑड में ऑड ऐड करके देख लो, 5 में 5 ऐड कर लो, 9 में 9 ऐड कर लो, यू विल ऑलवेज गेट एन इवन नंबर। ठीक है, सो ऑड प्लस ऑड इज ऑलवेज इवन। तो यहाँ से मुझे वैसे भी पता चल गया कि 3 ऑड नंबर्स थे यहाँ पे, तीनों ऑड नंबर्स को प्रोडक्ट करके, इन सबका प्रोडक्ट करके आएगा ऑड, और ऑड में 7 ऑड मैंने ऐड कर दिया तो मेरे पास आंसर इवन बनेगा। डायरेक्ट आप यहाँ पे इवन, इवन नंबर क्या होते हैं, इवन नंबर्स हमारे हमेशा कॉम्पोजिट नंबर्स होते हैं, दिस ऑल्सो यू शुड नो। इवन नंबर मतलब जो टेबल में आ रहे हैं 2 के, एंड कॉम्पोजिट का क्या मतलब होता है, जो किसी के टेबल में आते हैं।
एक्सेप्ट देयर ओन टेबल, एंड 1 वो किसी और के टेबल में भी आते हैं। सो आई टोल्ड यू बोथ द वेज। अगर क्वेश्चन इजी है तो डायरेक्ट वैल्यू निकाल लो और सिंपल देख के बता दो। अगर क्वेश्चन एबीसी की फॉर्म में है या नंबर्स टफ है, कैलकुलेटिव है क्वेश्चन, तो आप डायरेक्ट भी कर सकते हो यूजिंग द कॉन्सेप्ट। ओके, एलसीएम ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस 4 एंड एक्स पावर 4 माइनस 16 इज व्हाट। अब इस टाइप में भी देखो, पूछा उन्होंने एलसीएम ही है बट द वे ऑफ आस्किंग इज डिफरेंट। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस 4 ये एक नंबर है और ये दूसरा नंबर है। अब अगर मैं इसके नॉर्मली फैक्टर्स कर दूं, मैं पहले यहाँ पे आइडेंटिटी, अगेन आई विल राइट द आइडेंटिटी सो दैट आप लोगों को आइडेंटिटी अच्छे से मेमोराइज हो जाए। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, ये क्या बन रहा था मेरा, एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं कैसे लिख सकती हूँ, एक्स प्लस 2 और एक्स माइनस 2। ठीक है, लिख दिया ये, फाइन। नाउ कमिंग टू दिस, अब मैंने इसको कैसे लिख दिया, एक्स स्क्वायर का स्क्वायर। एक्स पावर 4 को ध्यान रखो, आपको ऐसे लिखना पड़ता है कि एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, तब जाके वो एक्स की पावर 4 बनेगा, राइट। और यहाँ पे क्या आएगा, 4 का स्क्वायर, क्योंकि 16 किसका स्क्वायर होता है, 4 का। तो यहाँ पे क्या लिखूंगी मैं, एक्स स्क्वायर प्लस 4 और एक्स स्क्वायर माइनस 4। ठीक है, अब यहाँ पे अगर फैक्टराइज तो हमने कर दिया, लेकिन अगर मैं इसको फिर से वही फॉर्म में लिख दूं, क्वेश्चन वाली फॉर्म में, तो मेरे पास मुझे किस किस का निकालना है, इसका, इसका और इसका, इन तीनों का एलसीएम निकालना है आपको। और एलसीएम में क्या होता है, एलसीएम में हम सेम नंबर को सिर्फ वंस लेते हैं। जैसे कि नीचे मैं कोई और एग्जाम्पल देती हूँ छोटा सा, 2, 2 और 6 का अगर आपको एलसीएम निकालना है, ठीक है, तो आप 2, 2, 6 नहीं लिख सकते, आप 2 और 6 भी लिख सकते हो। आपको रिपीट नहीं करने होते नंबर्स, तो फिर रेपिटेशन अगर नहीं होती तो 1 टाइम आएगा, एक्स स्क्वायर माइनस 4 1 टाइम, एक्स स्क्वायर प्लस 4 1 टाइम। ये रिपीट हो रहा था, एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों में था, तो आप उसको नहीं लोगे, सिर्फ 1 टाइम आपने मैक्सिमम पार्स लेनी है, वो भी 1 टाइम। ठीक है, तो माई आंसर विल बी, एज यू कैन ऑलरेडी सी, कि आंसर हमारा बनेगा एक्स स्क्वायर माइनस 4 और एक्स स्क्वायर प्लस 4। चेक कर लो कौन से ऑप्शन में ये आंसर गिवन है। ठीक है, इस कॉन्सेप्ट को अगर मैं थोड़ा सा और डिटेल करूं तो यहाँ पे इन केस अगर आपको समझ नहीं आया तो फिर सुनो, जैसे कि ए है कोई नंबर, उसका ना 5 स्क्वायर इंटू 2 गिवन है सपोज, ठीक है, और बी है अगर कोई नंबर, तो उसमें क्या है, उसमें भी क्या है, 5 स्क्वायर 5 क्यूब इंटू 2 है सपोज। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होता है, मैं सिर्फ एक ही 2 को लूंगी, 2 बार है ना 2 यहाँ पे, ठीक है, 2 इज ऑल्सो रिपीटिंग है, 2 यहाँ पे भी है 2 यहाँ पे भी है, तो मैं 2 को 2 बार नहीं लूंगी, मैं 2 को सिर्फ एक बार लूंगी और 5 की मैक्सिमम पावर को ले लूंगी, तो ये मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, सो बिकॉज टेकिंग द नंबर्स यू कैन अंडरस्टैंड इजीली, इसलिए मैंने एक बार नंबर लेके भी आपको बता दिया। तो ये मेरा आंसर बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 4 एक्स स्क्वायर माइनस 4। सिर्फ आपने एक एक बार लेना होता है जब आप एलसीएम निकाल रहे हो दो नंबर्स का। Convert this in decimal form. Now I already told in the previous question, I gave you the whole table कि आप 8 को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ये था ना मेरा क्वेश्चन। अब मैं 8 को किससे करूं, 8 को मैं करूंगी डायरेक्ट 125 से मल्टीप्लाई कर दूंगी, वेरी इजी। इफ यू नो दैट टेबल देन दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज नॉट एट ऑल टफ फॉर यू। इसमें क्या बनेगा, ये 375 बन जाएगा। 3 को मैं अभी सेपरेट रख रही हूँ, आई एम जस्ट मल्टीप्लाइंग दिस, 3 साइड पे ही रहेगा ऐसे, अपॉन 1000 हो गई। इसका मतलब क्या आएगा, ये 0.375 बन गया, राइट। सो मेरा एग्जैक्ट आंसर क्या आ जाएगा, 3.375। अब यहाँ पे 3 को इग्नोर मत कर देना, क्योंकि 3 भी है यहाँ पे, 3 साइड पे है और 375 यहाँ पे मेरा आंसर है, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, सो 3/8 इंटू 125 अपॉन 125। 3 को आप साइड पे रखोगे, और व्हाट यू कैन डू इज, एक और भी ऑप्शन बता देती हूँ, 8 3 ज़ा 24, आप इसको वही सॉल्व कर लो पहले। 8 3 ज़ा 24 प्लस 3 27 अपॉन 8 कर लो, और फिर इसको 125 से कर दो। ठीक है, वन एंड द सेम थिंग। या तो आप 3 को साइड पे रखो और एंड में इंसर्ट कर दो 3 को। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन फास्ट हो जाती है। फिर इन केस अगर आपने इस मेथड से करा तो आपको 27 और 125 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, विच विल टेक 1 मिनट, तो इसमें थोड़ा टाइम ज्यादा लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट इज 3.246464646। नाउ दिस सीक्वेंस इज टेलिंग यू समथिंग, 464646 की रिपीट हो रहे हैं। ठीक है,
और आगे डैश 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 का मतलब है कि ये रेपिटेशन चलती रहेगी आगे तक, 4 6 4 6 4 6 की नेवर एंडिंग है। तो डेफिनेटली नॉन टर्मिनेटिंग तो ये पक्का है, ठीक है। तो टर्मिनेटिंग तो ऑप्शन नहीं हो सकता, रैशनल नंबर भी नहीं हो सकता, क्योंकि रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है, टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग और रिपीटिंग होना चाहिए। अच्छा, नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग यहाँ पे है, सो दिस इज नॉट द केस। अब यहाँ पे ये भी चीज का ध्यान रखना कि जस्ट बिकॉज यहाँ पे डैश 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 है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये नॉन टर्मिनेटिंग है या नहीं है। तो यहाँ पे क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग मीन्स वो नहीं रुक रहा है, आगे चलता जा रहा है। सो नॉन टर्मिनेटिंग मेरा आंसर पक्का आएगा। नॉन टर्मिनेटिंग में रिपीटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एक्चुअली यहाँ पे एक नॉन रिपीटिंग होगा, नॉन रिपीटिंग ये नहीं है, ये रिपीटिंग है। सो योर आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जिसमें कि नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिपीटिंग डेसिमल नंबर आएगा। अच्छा, डी को मैंने कट करके फिर क्यों इरेज कर दिया, बिकॉज रैशनल नंबर की डेफिनेशन यही होती है, ये रैशनल नंबर की डेफिनेशन ही है। अब नाउ सम ऑफ द स्टूडेंट्स विल बी कंफ्यूज्ड कि हम इसमें सी करें या डी करें, क्योंकि सी में लिखा है कि नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग है, डी में लिखा है कि रैशनल नंबर है, जबकि दोनों एक ही बात होती है। बट आपको यहाँ पे ध्यान रखना है, रैशनल नंबर एक ब्रॉड टर्म है, रैशनल नंबर में और भी बहुत कुछ आता है, ठीक है। तो अगर इन केस सी ऑप्शन ना होता क्वेश्चन में, तब आप डी को टिक कर देते, बट अगर आपको सी ऑप्शन गिवन है तो ये एक परफेक्ट डेफिनेशन है रैशनल नंबर की, सो यू विल गो फॉर ऑप्शन नंबर सी। Given that mn is equal to 64 when mn are positive integers और m एक प्राइम नंबर है, now this is a very big hint for you। उन्होंने बोला है कि m ना एक प्राइम नंबर है और अब n की वैल्यू बताओ यूजिंग दिस हिंट। सो अब अगर यहाँ पे हिंट ना गिवन होती तो मुझे कंफ्यूजन हो जाती कि मैं 8 स्क्वायर भी तो ले सकती हूँ, 8 स्क्वायर इज इक्वल टू 64, बट जैसे ही मैंने हिंट देखी तो मुझे पता चल गया कि ये ऑप्शन तो अब कट है, क्योंकि 8 इज नॉट अ प्राइम नंबर, तो 8 तो यहाँ पे आएगा नहीं। प्राइम नंबर मेरे 2 से स्टार्ट होता, मैं 4 भी ले सकती थी वैसे, 4 क्यूब इज 64 एज वेल, बट 4 इज ऑल्सो नॉट अ प्राइम नंबर, तो 4 भी नहीं आएगा। तो यहाँ पे मैं क्या ले सकती हूँ, 2 को लेके देखें एक बार, 2 को कितने टाइम्स हम मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 64 आ जाए, 6 टाइम्स, ठीक है। 2 को मैंने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करा एंड ये मेरी कंडीशन को भी फुलफिल करता है, बिकॉज m मतलब 2, m जो है जैसे m पार n है, तो इसमें m की वैल्यू 2 आएगी और n की वैल्यू आएगी 6, ये 6 तो n की 6 हो जाएगी। तो m एक प्राइम नंबर भी है, तो कंडीशन यहाँ फुलफिल हो रही है, दैट मीन्स ये केस ठीक है कि m की वैल्यू 2 है और n की वैल्यू 6 है। अब वो कह रहे हैं कि n की वैल्यू बताओ। ओके, सो n की वैल्यू, वेट देयर इज अ लिटिल मिस्टेक यहाँ पे एक्चुअली n नहीं पूछा है, यहाँ पे उन्होंने पूछा है n की पावर में बताओ m n, ये बताओ, ठीक है। n पावर mn पूछा है, n पावर mn, ये टोटल चीज पूछी गई है। अब वो कह रहे हैं इसकी वैल्यू समझाओ, ठीक है। तो आपने m की वैल्यू निकाल ली, आपने n की वैल्यू निकाल ली, ठीक है। अब मैं इसके अंदर पुट कर देती हूँ, n क्या है, जैसे n m n की वैल्यू मुझे निकालनी है, n मेरे लिए 6 है, मैंने अभी निकाला, ऊपर कैलकुलेट करा है, मैं इसी को ही पुट कर रही हूँ। m मेरे लिए 2 है, ठीक है। अच्छा, m इंटू एन, m इंटू एन कितना होता है, मतलब कि 2 इंटू 6, तो 6 की पावर हो जाएगा 12, दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज माय आंसर। पहले आपने m और n की वैल्यू निकाल ली यूजिंग द हिंट जो कि गिवन है। अब स्टूडेंट्स कहीं 4 क्यूब कर देंगे, कोई 8 का स्क्वायर कर देगा, अगर आपको हिंट नहीं पढ़ोगे तो आपको उस हिंट पे कॉन्सेंट्रेट करना है एंड उसके बाद जो भी उन्होंने पूछा आप उसमें वैल्यूज पुट कर दोगे एंड यू विल गेट योर आंसर। नेक्स्ट इज, इफ n is an even natural number then the largest number by which this is divisible is what। अब यहाँ पे एक और रूल है कि अगर 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स होते हैं ना हमारे पास, कॉन्जिक्यूटिव मीन्स अकरिंग वन आफ्टर द अदर, कि जैसे 1 2 3 एक के बाद एक आ रहे हैं, जो 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ऐसे कोई भी नंबर्स हैं, ठीक है, इनको हम कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स बोलते हैं। से, ये मैंने एग्जाम्पल लिखा है कि से यू हैव सच कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स, ठीक है। तो अब यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एक इवन नेचुरल नंबर है n, तो n n प्लस 1 n प्लस 2, एक्चुअली n n प्लस 1 n प्लस 2 है क्या, n एक इवन नंबर है, मतलब n को सपोज मैंने 2 मान लिया, तो n प्लस 1 का क्या मतलब हुआ कि उसका नेक्स्ट नंबर 2 में 1 ऐड कर दो, क्या हो जाएगा 3,
n+2 का क्या मतलब है, n में 2 ऐड कर दो मतलब 2 में 2 ऐड कर दो मतलब कि 4, तो 2 3 4। तो यहाँ से आपको n+1 n+2 का ये एटलीस्ट केस यू शुड नो कि ये n+1 n+2 का मतलब होता है कि ये सारे कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स की बात कर रहे हैं। वो उन्होंने मेंशन नहीं करा क्वेश्चन में कॉन्जिक्यूटिव वर्ड, मेक श्योर ये इंपॉर्टेंट चीज है। उन्होंने नहीं बोला कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स हैं ये, उन्होंने सिर्फ n+1 n+2 की फॉर्म लिख दी है एंड यू नीड टू चेक इट योर सेल्फ कि ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर वाला केस बता रहे हैं। और कॉन्जिक्यूटिव नंबर के केस में एक रूल होता है कि ये जो सारे नंबर्स होते हैं ना ये हमेशा 6 से डिविजिबल होते हैं, ठीक है। 6 से भी डिविजिबल होते हैं और 6 के टेबल में आने वाले सारे मल्टीपल से भी डिविजिबल होते हैं, लाइक 12 18 24 30 सबसे डिविजिबल होंगे। तो लार्जेस्ट पूछा गया है इसमें 6 आ सकता था, आधे स्टूडेंट्स इसको 6 कर देंगे अब टिक, बिकॉज उनने सिर्फ ये चीज लर्न करी हुई है कि कॉन्जिक्यूटिव नंबर जो है वो 6 से डिविजिबल होते हैं। बट अगर आप ये हिंट नहीं पढ़ोगे, यहाँ पे उन्होंने आपको एक और हिंट गिवन है, यहाँ पे उन्होंने कहा लार्जेस्ट बताना है, सिंपल नंबर नहीं बताना, लार्जेस्ट बताओ। लार्जेस्ट मतलब 12 आएगा, 16 नहीं आ सकता क्योंकि 6 के टेबल में 16 आता ही नहीं है, 9 भी नहीं आ सकता, 12 इज द लार्जेस्ट नंबर। इन केस यहाँ पे ऑप्शन में 30 होता तो 30 हो जाता आंसर, ठीक है। बट 6 नहीं आएगा बिकॉज वो नॉर्मल केस नहीं पूछ रहे हैं, वो लार्जेस्ट पूछ रहे हैं। ओके, सो नाउ वी हैव अ क्वेश्चन रिलेटेड टू द लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स। 9/7 होल स्क्वायर into this is equal to this। तो आपको यहाँ पे अननोन वैल्यू दैट इज x की वैल्यू निकालनी है। यहाँ पे एक वैल्यू यू कैन सी x जो है वो अननोन है, तो इस अननोन वैल्यू ऑफ x की हम निकालेंगे यहाँ पे। बिगिनिंग विद दिस क्वेश्चन, 9/7 होल स्क्वायर into 49/81 3 - 2x is equal to this। तो मैंने यहाँ पे क्या करा, सबसे पहले 9/7 का होल स्क्वायर मुझे गिवन था क्वेश्चन में, ठीक है। देन इंटू, इंटू क्या है, इंटू मैंने क्या करा, मैंने 7 का स्क्वायर कर दिया यहाँ पे, ठीक है। 49 को मैं कैसे लिख सकती हूँ, 7 का स्क्वायर। 81 को भी मैं कैसे लिख सकती हूँ, 9 का स्क्वायर, ठीक है। और इस होल को मैं कैसे लिख सकती हूँ, आगे जो बाहर उन्होंने आपको दिया हुआ है 3 - 2x इज इक्वल टू व्हाट, 9/7 की पावर 8 जो क्वेश्चन में हमें गिवन था। इतना क्लियर है। इस अभी फर्स्ट स्टेप में आई हैव डन नथिंग, मैंने सिर्फ क्या करा है, 49 को मैंने 7 का स्क्वायर लिख दिया, 81 को मैंने 9 का स्क्वायर लिख दिया। अच्छा, एक और चीज, पता कैसे चलेगा आपको कि आपने यहाँ पे कौन से नंबर का स्क्वायर या क्यूब करना है। आपको यहाँ पे बाकी नंबर्स को ध्यान से देखना है। यहाँ पे 9 है 7 है 9 है 7 है, इसका मतलब डेफिनेटली ये जो 49 और 81 है पक्का ये भी 9 और 7 के केस में ही आएंगे, मतलब इनमें भी आप 9 और 7 को ही यूज करोगे, ठीक है। अंडरस्टूड। तो ये एक मैंने चीज इसलिए बताई है कि आपको आगे से ये हिट एंड ट्रायल ना करना पड़े कि आप यहाँ पे क्या वैल्यू यूज करोगे। ना आप बाकी की सिमिलर वैल्यूज को देख के यू कैन गेट एन आइडिया कि यहाँ पे क्या आएगा, ठीक है। अच्छा, एक और चीज, अगर हम कभी भी किसी भी फ्रैक्शन को, ऐसे a/b की पावर m है, ठीक है, अगर मैं इसको रेसिप्रोकल कर देती हूँ b/a, तो वो क्या बन जाता है, -m। आई एम टेलिंग दिस रूल क्योंकि अब ये रूल मैं क्वेश्चन में यूज करूंगी। ओके, सो 9/7 होल स्क्वायर इनटू, अब मैंने यहाँ पे क्या करा, इसको 9/7 बना दिया, उल्टा कर दिया, रेसिप्रोकल। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -2। पहले 2 था ना, जैसे सिमिलरली मैंने आपको यहाँ पे बताया, देखो यहाँ पे m था तो वो -m बन गया। सिमिलरली यहाँ पे 2 था तो क्या बन गया, वो -2। और उसके ब्रैकेट के साइड पे और क्या है, यहाँ पे 3 - 2x और इज इक्वल टू में है 9/7 की पावर में 8। नाउ इसमें मेरा मेन कंसर्न सिर्फ यहीं तक था कि मुझे सारे बेसिस को सेम बनाना है। 9/7 9/7 9/7 बन गए बेसिस सेम। जैसे ही आपके बेसिस सेम हुए इनकी पावर्स इक्वल हो जाएंगी। पावर्स मतलब 2, ठीक है, प्लस, प्लस क्यों कर रही हूँ मैं यहाँ पे, क्योंकि व्हेन बेसिस आर सेम, इस केस में जब बेसिस सेम होते हैं तो पावर्स ऐड होती हैं, तो मैं ऐड कर रही हूँ यहाँ पे। -2 × 3 इज -6, -2 × -2x इज +4x, ठीक है। और यहाँ पे इज इक्वल टू 8 भी आएगा। इतना क्लियर है, ओके फाइन। तो यहाँ पे ये देखो, ये मेरा अभी तक सोल्यूशन आया है
मैंने क्या करा, सबसे पहले आपने बाकी नंबर्स के इसको सिमिलर करने के लिए आपने 49 और 81 को उनकी टर्म्स में लिख दिया, 9 और 7 की टर्म्स में। फिर जैसे ही आपने बेसिस सेम करे देन पावर्स को आप इक्वेट कर दोगे। तो यहाँ पे क्या आएगा, 2 प्लस प्लस माइनस इज माइनस, तो यहाँ पे हम डायरेक्ट माइनस लिख देते हैं बिकॉज वी आर डन विद द मेन स्टेप। अब तो हमारा बस ये रह गया कि हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। 2 माइनस 6 प्लस 4x इज इक्वल टू 8। 2 माइनस 6 कितना होता है, -4 प्लस 4x इज इक्वल टू 8। x की वैल्यू आएगी यहाँ 3। कैसे आई 3, -4 को आप वहां ले जाओ तो 8 प्लस 4 हो गया 12 एंड डिवाइड बाय 4, तो x इज 3। सो माय आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, दैट इज 3। ये मेरा करेक्ट ऑप्शन है। क्लियर? सो इन दिस क्वेश्चन व्हाट वी डिड, हमने सिर्फ लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स यूज करे हैं। दैट इज व्हाई आई टोल्ड इन द बिगिनिंग कि ये लॉज ऑफ एक्सपोनेंट्स वाला क्वेश्चन है। यहाँ पे आपको बेसिस सेम करने हैं और पावर्स को इक्वेट करना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ दिस एंड क्लासिफाई द आंसर। अब इसमें आपको पहले तो वैल्यू फाइंड आउट करनी है और ऊपर से बताना है साथ में कि ये इरेशनल है, रैशनल है, कौन सा नंबर है। ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ √5 माइनस √3 माइनस √2। तो आपने इसमें जब आप वैल्यू निकालोगे तो √5, √3 और √2, एज आई टोल्ड यू अर्लियर ऑल्सो, इनको आप x लेके चल लो अपने माइंड में। √5 √3 तीनों अलग अलग है, इसका मतलब ये √x हो गया। माइंड में जस्ट मैं अपने सिंप्लीफाई करने के लिए √y और √z ले लिया मैंने इसको। ठीक है, जस्ट फॉर अंडरस्टैंडिंग। अब मुझे एक बात बताओ, क्या मैं इनको सॉल्व कर सकती हूँ? नो, बिकॉज दे आर अनलाइक। अनलाइक मतलब जो सेम नहीं होते, ये अनलाइक है, अनलाइक टर्म्स हैं, सेम नहीं है, आप इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते। दैट मीन्स ये आंसर तो कुछ आएगा नहीं। अब स्टूडेंट्स क्या सोचेंगे कि √3 माइनस √2 हो जाएगा √5। नो, ये ऑप्शन नहीं हो सकता। √2 माइनस √2, दिस इज माइनस √2 माइनस √2, ये भी नहीं हो सकता क्योंकि हम इनको सॉल्व कर ही नहीं सकते। ये तीनों डिफरेंट डिफरेंट वैल्यूज हैं, यू कैन नॉट सॉल्व देम। इनको x y z लेके चल लो अपने माइंड में, x y z को मैं माइनस प्लस नहीं कर सकती। सो या तो मेरा ऑप्शन ए है या फिर सी। ओके, अब रूट में है 5। अच्छा, एक और चीज, 5, 3 और 2 तीनों प्राइम नंबर्स हैं, तो रूट ऑफ अ प्राइम नंबर इज ऑलवेज इरेशनल। ये ठीक है, इरेशनल है ये, यहाँ पे ये रैशनल होगा ऑप्शन। ठीक है, वन ऑप्शन इज रैशनल, वन इज इरेशनल, दिस इज अंडरस्टूड। एक वो रैशनल लेंगे, एक इरेशनल, आपको देखना है कि उसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। The LCM of two numbers is 48 and the numbers are in the ratio 2:3। आपने बताना है कि इनका सम क्या है। फाइंड द सम ऑफ नंबर्स, दोनों नंबर्स का सम। अच्छा, नाउ फॉर दिस क्वेश्चन आपको एक चीज पता होनी चाहिए कि दो नंबर्स का हम एलसीएम कैसे निकालते हैं, जब हम दोनों नंबर्स को मल्टीप्लाई करके ट्राई करते हैं। ठीक है, अब इनकी यहाँ पे आपको रेशियो गिवन थी, तो मैंने क्या कर दिया, 2 × 3 कर दिया 6। और मुझे यहाँ पे गिवन भी नहीं है कि ये नंबर्स की एक्चुअली ये जो 6 आई है ये सिर्फ रेशियो को मल्टीप्लाई करके आया है। एग्जैक्ट नंबर कब आएगा, जब मैं उसको x से मल्टीप्लाई करूंगी। ठीक है, तो 6x मेरी एक टर्म हो गई इनके एलसीएम की, तो 6x इज इक्वल टू 48 यहाँ पे बनेगा। ठीक है, आई रिपीट दिस कॉन्सेप्ट वंस। यहाँ पे क्या है, आपको ना यहाँ पे रेशियो गिवन थी 2:3, तो मैंने सबसे पहले 2 × 3 कर दिया। क्यों 2 × 3 करा, क्योंकि ये हम एलसीएम में बेसिकली क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं वैल्यूज को मोस्टली। ठीक है, इन केस ऑफ प्राइम नंबर्स और इन केस ऑफ एनी नंबर्स हम मल्टीप्लाई करके, इनफैक्ट रेशियो वाले क्वेश्चन में आप हमेशा मल्टीप्लाई करके एलसीएम निकालोगे। 6 हो गया, लेकिन ये 6 जो है ये सिर्फ रेशियो को मल्टीप्लाई करके आया है, तो यू विल मल्टीप्लाई इट विद x और एलसीएम आ जाएगा 48, क्योंकि 6x भी क्या है, ये भी एलसीएम है एक्चुअल में, और 48 भी क्या है, ये भी एलसीएम ही है, क्वेश्चन में गिवन है आपको। ठीक है, तो मैंने यहाँ से x की वैल्यू निकाल दी, 48/6, 48/6 करके मेरा आंसर आ जाएगा 8। तो मतलब x की वैल्यू है 8, बट 8 इज नॉट योर आंसर। उन्होंने कहा है नंबर्स का सम बताओ। अब नंबर कैसे आएंगे, नंबर मेरे पास दो है यहाँ पे, 2x और 3x। ठीक है, 2x और 3x दो नंबर्स है, तो 2 × 8 कर दो 16 और 3 × 8 कर दो 24, इन दोनों को ऐड भी कर दो। अच्छा, ये मैं एक बार लिख के दिखा देती हूँ कि 2x मतलब 2 × 8, 3x मतलब 3 × 8, इनको ऐड करोगे आंसर इज 40। नाउ अ क्वेश्चन माइट बी अराइजिंग इन योर माइंड कि 2x और 3x कहाँ से आया। तो 2x और 3x क्या है, ये
रेशियो के केस में आपने एक चीज पढ़ी है कि जब भी आपको ऐसे 2:3 या कुछ भी 3:2 कुछ भी गिवन है तो हम लेट कर लेते हैं नंबर्स को 2x और 3x, ठीक है। तो ऐसे इसीलिए हमने इन नंबर्स को 2x और 3x लिया है और हमने इनकी रिस्पेक्टिव वैल्यूज को इनमें पुट कर दिया है जो भी x की वैल्यूज आई थी, राइट। सो माय आंसर इज 40। इफ द HCF ऑफ टू नंबर्स a and b is 1 then find their LCM। अब इस टाइप का क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन ऑलरेडी, बस लिखने का वे डिफरेंट है। देखो, दो नंबर्स का HCF 1 कब होता है? व्हेन द नंबर्स आर को प्राइम। को प्राइम नंबर कौन से होते हैं? जैसे 2 और 3, जैसे मैंने पहले भी एग्जांपल लिया था अभी 8 एंड 9, ठीक है, 10 एंड 11। तो ये मेरे कुछ एग्जांपल ले लिए मैंने, ये 1 2 एंड 3। इन तीनों एग्जाम्पल्स में HCF हमारा 1 आ रहा है, ठीक है। तो इनका LCM कैसे आएगा? अगर मैं आपको कहूँ कि चलो 2 and 3 वाला आपको कोई फ्रैक्शन ऐसे गिवन है, आप इसका LCM निकालो। नहीं वेट, सॉरी, 2/3 आएगा यहाँ पे, ठीक है। ये आपको गिवन है 1/2 प्लस 2/3। तो 2 और 3 का LCM में कैसे निकालूंगी? मल्टीप्लाई करके। 8 और 9 का भी कैसे निकालूंगी? मल्टीप्लाई करके। सो यहाँ पे क्या है कि जब भी कोई भी दो प्राइम नंबर्स या को प्राइम नंबर्स आपको गिवन होते हैं तो आप उनका LCM निकालते हो उनका प्रोडक्ट करके। LCM ऑफ प्राइम, दिस इज ऑल्सो अ रूल काइंड ऑफ, आपको पहले से पता है ये रूल। वैसे प्राइम नंबर्स का रूल क्या होता है? आपने क्या करना है? दोनों को मल्टीप्लाई कर देना, दोनों नंबर्स को, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए 3 इंटू प्राइम नंबर लेना है ना 5, 3 और 5 इन केस आपको गिवन है तो 15 आएगा इनका LCM। तो मतलब कि अगर मुझे इनका LCM लिखना है तो दोनों का प्रोडक्ट करना पड़ेगा। AB का मतलब यहाँ पे क्या हुआ? AB का मतलब है A इंटू B, कि दोनों नंबर्स को हम प्रोडक्ट कर देंगे एंड वी विल गेट द LCM। The smallest number which when increased by 5 is completely divisible by this. In case it is given to you कि आप विच वेन इंक्रीज बाय 5, इनमें से कौन सा ऐसा नंबर है जिसको आप 5 से इंक्रीज करोगे कि वो इन तीनों नंबर से डिविजिबल है, 8 से भी, 11 से भी और 24 से भी। तीन अलग अलग नंबर्स हैं आपके पास, ठीक है। और अब ये जो क्वेश्चन है ये हम डायरेक्ट ऑप्शंस में से करेंगे। डायरेक्ट ऑप्शन से क्यों? टू सेव योर टाइम। अब यहाँ पे स्मॉलेस्ट नंबर को पूछ रहे हैं, अगर आप इसको नॉर्मली सॉल्व करोगे देन इट विल टेक अ लॉट ऑफ टाइम। आप इसको डायरेक्ट हिट एंड ट्रायल से सॉल्व करो। जैसे 259 है, 259 में 5 ऐड करो, क्योंकि उन्होंने बोला है कि ऐसा कौन सा नंबर है जिसमें आप 5 पहले ऐड करोगे, 5 ऐड करोगे, देन वो डिविजिबल आप चेक करोगे उसको। तो ऐड करके आएगा 264। तो 264 को तीनों से डिवाइड करो। 8 के टेबल में भी आता है, 11 के टेबल में करके देखो, 11 2s are 22 एंड 4s are 44। इसके टेबल में भी आता है 11s are, ठीक है। सो डिविजिबल है, यहाँ पे कंप्लीटली डिविजिबल है। ईदर यू कैन जस्ट टिक दिस क्वेश्चन, टिक दिस ऑप्शन की यही मेरा आंसर है, बट स्टिल टू बी 100% श्योर आप बाकी ऑप्शंस को एक बार रिजेक्ट कर देते हैं हम, राइट। सो यहाँ पे मैंने 5 ऐड कर दिया, 5 ऐड करके 360 आ गया, 355 प्लस 5 360। 8 के टेबल में तो आता है, 24 के टेबल में भी आता है, बट 11 के टेबल में नहीं आता, तो ये ऑप्शन कैंसिल हो गया। 255 में 5 ऐड कर देते हैं, 260 8 के टेबल में नहीं आता, देन 11 में भी नहीं आता एंड 24 में भी नहीं आता। सो दिस इज आल्सो कैंसिल। नन तो यहाँ पे ऑप्शन है ही नहीं बिकॉज फर्स्ट ऑप्शन हमें ऑलरेडी मिल गया है। सो ए पार्ट इज योर आंसर। नेक्स्ट, इफ A represents the LCM of 9 and 81 and B represents the HCF, then find the ओके। सो यहाँ पे आपको क्या करना है? इफ A represents, यहाँ पे आपके पास दो नंबर्स हैं, A जो है वो इन दोनों का LCM रिप्रेजेंट कर रहा है, ये 9 और 81 का LCM, ठीक है, जो कि क्या होता है 9 और 81 का LCM इज 81 ओनली। और B जो है वो इन दोनों का HCF है। दोनों का HCF क्या है यहाँ पे? यहाँ पे HCF है दोनों का 9, क्योंकि 9 एंड 81 है तो 9 और 81 को हम चेक भी कर सकते हैं। सी, इसको डायरेक्ट चेक कर लो, 9 9 81, तो 9 और 81 का HCF आएगा 9, ठीक है। ओके, सो नाउ व्हाट दे आर सेइंग इज फाइंड, वेट यहाँ पे कुछ मिसप्रिंट है, सो मैं लिख देती हूँ यहाँ पे, फाइंड आपको करना है, दिस इज योर क्वेश्चन, आपको यहाँ पे A इंटू बी को फाइंड आउट करना है,
ठीक है। एलसीएम ऑफ 9 एंड 81 और बी उनका एचसीएफ है, तो ए और बी की वैल्यू बताओ। सो ए क्या है यहाँ पे, ए आया है मेरा 81 बिकॉज एलसीएम इज 81, HCF is 9, तो आंसर इज 729। दे कैन आस्क यू एनीथिंग, इसमें वो ये भी पूछ सकते हैं कि A इंटू बी का क्यूब रूट बताओ, ठीक है। इफ आई चेंज दिस क्वेश्चन टू मेक इट टफ, तो मैं कैसे लिख दूंगी, ऐसे लिख दूंगी क्वेश्चन में कि अब इसकी वैल्यू बताओ। तो कैसे आएगा वो, A क्या है यहाँ पे 81, B है 9 और इसका क्यूब रूट करते हैं, तो क्या आएगा 729 का क्यूब रूट कर दो और आएगा आंसर 9। सो यू कैन गेट एनी टाइप ऑफ क्वेश्चन, कुछ भी वो पूछ सकते हैं। तो यहाँ पे आपको फाइंड A इंटू बी करना था, A इंटू बी का क्यूब रूट ऑल्सो आई टोल्ड यू कि आपने इसको ऐसे करना है, ठीक है। सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन एंड नाउ वी आर डन विद the full chapter number 1 number system, and keep practicing more questions. With the link that is given in the description, you can have much more questions, and all the best. Thank you.